और अंदर से जब मेच्योरिटी आती है, अंदर से जब समझ आती है, तो चीजें अपने आप छूट जाती है। स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता। आपके सामने मोबाइल रखा हुआ होगा और आपकी स्टडी टेबल पर रखा हुआ है, बट आपके अंदर मेच्योरिटी है, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपको मालूम है कि यार मुझे क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो डॉक्टर्स के लिए क्विकनेस इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनिटी इंपॉर्टेंट है, कि आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है और इमीडिएटली रिकॉल करके आप करेक्ट डिसीजन ले पा रहे हो। इसीलिए जो नीट वाला पेपर है उसका पैटर्न डिफरेंट है। वहां आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस रीड करने हैं और उसमें से 180 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। छुट्टी वाले दिन जैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंडिया की प्रीमियर कॉलेज के कैंपसेस विजिट करो। हर कॉलेज का वर्चुअल टूर है। आप आईआईटी बॉम्बे का वर्चुअल टूर लो, देखो आईआईटी बॉम्बे में कैसे स्टूडेंट्स होते हैं, कैसी लैब्स होती हैं, कैसे हॉस्टल होते हैं, कैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, कैसे फेस्टिवल्स होते हैं। तो ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो है। कहाँ ऑल ओवर इंडिया में 50,000 बच्चों के करीब केवल सीबीएसई में 95+% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे 50% नंबर ऑल ओवर इंडिया में 4,000 बच्चे लेकर आ पा रहे हैं। 50% से ऊपर नंबर केवल 4,000 बच्चे लेकर आ पा रहे हैं। एक ट्रस्ट पे सारा सिस्टम चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ रहे हो क्योंकि आप अपने करियर के लिए कंसर्न हो, अपनी लाइफ के लिए कंसर्न हो। ये एक प्री अजम्पशन होता है यहाँ पे कि आप में इतना सेंस डोमिनेट कर रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हो, ये पर्पस आपको मालूम है और आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो। हमने जो होमवर्क दिया आप घर पे जाके वो होमवर्क कर रहे हो, बट माइंडसेट तो वही 10th वाला है, माइंडसेट तो वही, हैंगओवर तो वही चल रहा है। आपको मालूम है कि टीचर देखेंगे तो नहीं रजिस्टर। सबसे पहले सेशन के बिगिनिंग में मैं जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं इस सेशन के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बच्चों की एकेडमिक लाइफ की इस क्रूशल फेज में जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए आरजे एकेडमी को एज अ पार्टनर चुना। हमारी कैपेबिलिटीज़ में, हमारे कॉम्पिटेंस में आपने ट्रस्ट किया, एंड आई एम श्योर आप लोगों के सुपरविजन में, हमारी गाइडेंस में ये बच्चे जॉयफुली बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हुए जो भी इनके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स कि आपने हमें ट्रस्ट रखा, और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि बच्चों के करियर को शेप करने में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं। वंस अगेन वेलकम टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको हम 2 कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एम इंडिया की बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, और एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में, बिट्स में, इंडिया की प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहां पर हैं। तो केवल एग्जाम के स्टैटिस्टिक्स के अलावा मोर ओवर सारी गाइडलाइंस कॉमन रहेगी। बस जब मैं आपको एग्जाम की स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा तब थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, प्लीज बेयर विथ मी इन दैट पीरियड ओनली। अदरवाइज सारी गाइडलाइंस नीट स्टूडेंट्स के लिए और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम मेनली 4 पॉइंट्स को टच करेंगे। पहला कि जो अभी आप क्लास 6 से 10 तक की स्टडीज करते हुए आए हैं, वो स्टडीज आपकी जो अभी क्लास 11th और 12th में एडवांस और नीट की स्टडीज हैं इनसे कैसे डिफरेंट है। जो आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, जो आपको टेस्ट में रैंक का इशू है, टेस्ट में मार्क्स का इशू है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का इशू है, रिवीजन का इशू है, वो क्यों आ रहा है, हमें उसको जानना जरूरी है। सेकंड कि जो चेंजेस हैं क्लास 6 से 10 तक में और अभी 11 12 में, उन चेंजेस के साथ में हम कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। व्हाट वी टीचर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स से हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सेशन का सेकंड पार्ट रहेगा। सेशन के थर्ड पार्ट में कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसे आप कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे जितनी भी हमारी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ पार्ट में पेरेंट्स को हम कैसे एज अ पार्टनर देखते हैं, पेरेंट्स का इस पूरी प्रिपरेशन में क्या रोल रहता है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप मैं सारे पॉइंट्स को सेशन में कवर अप कर पाऊं, अदरवाइज हमें एक सेशन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, पेरेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि जो अभी स्टडीज हैं वो क्लास 6 to 10 तक की स्टडीज से कैसे डिफरेंट है। देखिए हम यदि सीबीएसई के स्टैटिस्टिक्स को देखें, हम क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स को देखें, तो क्लास 10th में ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई में
अराउंड 2.12 लाख स्टूडेंट्स ने, 2,12,000 बच्चों ने 90% से अबव मार्क्स अटेन किए। सीबीएसई में क्लास 10th में 2,12,000 प्लस बच्चों ने क्लास 10th में 90% प्लस अचीव किए। और ऐसे ही हम लोग यदि 95% अबव स्टूडेंट्स देखें तो अराउंड 48,000 ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई में 48,000 स्टूडेंट्स ने मोर देन 95% मार्क्स अटेन किए हैं। रफली पकड़ लेते हैं 2,50,000, 2 लाख बच्चों ने सीबीएसई में 90% से अबव मार्क्स अटेन किए एंड रफली 50,000 बच्चों ने 95% प्लस मार्क्स अटेन किए। ये तो हम केवल सीबीएसई की बात कर रहे हैं, बट जब आप ऑल इंडिया लेवल पे नीट का एग्जाम देंगे, एडवांस का एग्जाम देंगे, तो जितने भी स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स होंगे वो भी होंगे। तो यदि उनको भी इंक्लूड कर लें तो 95% अबव काफी सारे बच्चे होंगे, 50,000 से काफी ऊपर बच्चे होंगे। तो ये क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स है। और यही हम लोग अब जेई एडवांस का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। आईआईटी वाले बच्चों के लिए जेई एडवांस का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। बच्चों करीब 12 लाख बच्चे जेई मेंस में अपीयर होते हैं। जेई मेंस जेई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो करीब 12 लाख बच्चे 2024 में जेई मेंस में अपीयर हुए और 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी में अपीयर होने के लिए, जेई एडवांस्ड के एग्जाम में अपीयर होने के लिए हुआ। सो जेई मेन एक्ट्स एज अ क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर जेई एडवांस्ड। तो करीब 12 लाख बच्चों ने जेई एडवांस का मेंस का एग्जाम दिया और उसमें से करीब 2.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट किया गया कि आप जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई कर गए। और 2.5 लाख बच्चों में से करीब 1,80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया जेई एडवांस का। और आईआईटी में जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं वो करीब 18,000 सीट्स करीब अवेलेबल है, 17,740। तो अपन इसको करीब 18,000 सीट्स पकड़ लेते हैं। तो 1,80,000 बच्चे जेई एडवांस्ड में अपीयर हुए और उनमें से 18,000 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए जो आईआईटी में सीट लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो 12.5 लाख बच्चे जेई मेंस में अपीयर हुए, 1,80,000 बच्चे जेई एडवांस में अपीयर हुए और 18,000 बच्चे सेलेक्ट हुए आईआईटी के लिए, आईआईटी में सीट लेने के लिए। हम यदि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज इनको भी पकड़ लें तो मान लीजिए करीब टॉप 40,000 बच्चे आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, बिट्स में, इनमें एडमिशन्स ले लेते हैं। जो 12 लाख बच्चे हैं उनमें से करीब 40,000 बच्चे आप मान के चलिए एनआईटीज में, आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, बिट्स में, इन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अब हम लोग जेई एडवांस्ड के, और यही हम लोग नीट का स्टैटिस्टिक्स देखें तो नीट में 2024 में अराउंड 23 लाख बच्चे अपीयर हुए, 23 लाख बच्चे। और जो गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं वो करीब 48,000 सीट्स अवेलेबल हैं। तो राजस्थान में आप मान के चलिए, राजस्थान डोमिसाइल आपकी है, तो अराउंड आप 25,000 के अंदर रैंक लेकर आते हैं, यानी कि 650, 660 प्लस नंबर लेकर आते हैं 720 में से, तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट सीट में आपका एडमिशन मिल पाएगा। ऑलमोस्ट उतनी नंबर ऑफ सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में भी है, हम अभी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सीट्स की। तो देखिए 23 लाख के करीब बच्चे नीट के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और उनमें से राजस्थान डोमिसाइल से अपन बात करें तो टॉप 23,000 अराउंड बच्चे गवर्नमेंट सीट्स में एडमिशन ले पाएंगे यदि उनकी रैंक 23,000 के अंदर अंदर है, मतलब करीब 1% बच्चे हुए। हम लोग आईआईटी के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं रिजल्ट की। देखिए मैंने यहां पे 2024, 23 से 20 तक का स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर किया है। अलग अलग साल अलग अलग टोटल मार्क्स रहते हैं, तो हमने इस डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर किया है ताकि हम इसको फील कर पाए। मैंने बताया आईआईटी में अराउंड 20,000 रैंक के अंदर आप आ जाते हैं तो आप आईआईटी में सीट ले पाएंगे, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 20,000 के अंदर हैं बट वो बिट्स में एडमिशन ले लेते हैं या एनआईटीज में या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन ले लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में यदि आपकी 20,000 के अंदर रैंक आ रही है तो आप आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए केपेबल हैं, आप ले पाएंगे। तो 24 में यदि हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 33% मार्क्स पे बच्चे जो रैंक आई है वो 20,000 आई है, यानी कि जो बच्चा 100 में से 33 मार्क्स लेकर आया वो आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल था, 33 मार्क्स। हम 10,000 रैंक देखें तो 24 में अराउंड 40% मार्क्स पे 10,000 रैंक है, विच इज अ गुड रैंक, जिसमें आपको डिसेंट ब्रांच, डिसेंट आईआईटी में मिल रही है। तो 40% मार्क्स पे आप 10,000 के अंदर रैंक लेकर आ रहे हैं। और यही हम यदि 5,000 रैंक या 4,000 रैंक देखें तो 50% मार्क्स पे 100 में से 50 नंबर लाने पे आपकी जेईई एडवांस्ड में 4,000 रैंक आ रही है और आप इसमें काफी अच्छे आईआईटीज में, काफी अच्छे ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं 50% मार्क्स पे। और यही हम 1,000 रैंक देखें
तो 24 में थोड़ा पेपर इजी था कंपैरेटिवली, तो अराउंड 64% मार्क्स पे, 100 में से 64 नंबर लाने पे, 64 नंबर लाने पे आप आईआईटी में टॉप 1000 रैंक में आ रहे हैं और आप बहुत ही अच्छी ब्रांचेस में, बहुत अच्छी आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रास्ट आप फील करिए। पेरेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन बड़ी काम की है, क्योंकि बच्चों के साथ तो हमने ऑब्वियसली पिछले 4.5 महीनों में कई बार ये डेटा शेयर किया है। पेरेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन काफी काम की है कि जो अभी हम 6 से 10 तक की पढ़ाई को ऑब्जर्व कर रहे थे, जहां पे एक एक मार्क के लिए हम क्रिटिकल होते थे कि भाई तुम्हारे 98% आए तो कहां एक नंबर कटा, मैथ्स में कैसे एक नंबर कट गया, साइंस में कैसे 2 नंबर कट गए, हम एक एक नंबर के लिए बड़े क्रिटिकल होते थे। और अब यहां पे बात करें तो यहां पे 100 में से 50% नंबर लाने पे आप इंडिया में टॉप 4000 में आ रहे हैं, काफी रिस्पेक्टेबल रैंक है। 100 में से 65% मार्क्स लाने पे आप अराउंड 1000 रैंक के अंदर आ रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड रैंक, बहुत ही रिस्पेक्टेबल रैंक है। तो ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो है। कहां ऑल ओवर इंडिया में 50,000 बच्चों के करीब केवल सीबीएसई में 95+% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, और यहां पे 50% नंबर ऑल ओवर इंडिया में 4000 बच्चे लेकर आ पा रहे हैं। 50% से ऊपर नंबर केवल 4000 बच्चे लेकर आ पा रहे हैं। और ये बच्चे भी कौन से हैं, देखिए वो सिनेरियो भी हम समझते हैं। देखिए मैं सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स क्यों शेयर कर रहा हूं, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हम फील कर पाएं कि हमारा बच्चा 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाई करता है, फिर भी आरजी के टेस्ट में स्कोर्स 50% ही आते हैं, 40% ही आते हैं, रैंक कम आती है, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है हम समझ पाएं, और सही तरह से हम रिजल्ट्स को, अपनी पढ़ाई को, चैलेंजेस को हैंडल कर पाएं। उसके लिए पहले हमें स्टैटिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने सेशन की शुरुआत स्टैटिस्टिक्स से ही करी है। तो एक बार फिर से इस चीज पर ध्यान देते हैं। सीबीएसई में 95+% मार्क्स 10th क्लास में 50,000 के करीब बच्चे लेकर आ रहे हैं, और पैरेलल इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट बोर्ड्स में भी होंगे। तो यदि कंबाइंड बच्चे ले लेंगे तो करीब 1 लाख के करीब बच्चे होंगे जो 95+% मार्क्स ऑल ओवर इंडिया में क्लास 10th में लेकर आ रहे होंगे। और ये पढ़ाई जो बच्चे आप लोग कर रहे हो जेईई एडवांस्ड की, इसमें ऑल ओवर इंडिया में लास्ट ईयर जबकि थोड़ा पेपर इजी साइड पे था, केवल 4000 बच्चे 50% से ऊपर नंबर लेकर आ पाए। और ये मैथमेटिक्स में यदि हम पर्टिकुलरली देखें तो देखिए आप क्लास 10th के यदि अपनी क्लासरूम को ध्यान करेंगे तो जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे 3 से 4 सेक्शन थे, करीब 200 से 250 बच्चे हुआ करते थे, और आपकी चारों सेक्शंस में, तीनों सेक्शंस में जो टॉप जितने भी बच्चे थे, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स ऑप्ट की है। तो पैन इंडिया यही सिनेरियो है। केवल मेट्रोस को अपन छोड़ दें जहां पे कि बच्चों को थोड़ी ज्यादा अवेयरनेस रहती है, ह्यूमैनिटीज और दूसरे कोर्सेज की तरफ भी वो इंक्लाइन रहते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो क्लासरूम में बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट ब्रेन्स हैं अकेडमिकली, ऐसे सारे ही ब्रेन्स बढ़िया होते हैं, अकेडमिकली जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रहे हैं। और इंडिया में हर सिटी में, अजमेर या उससे बड़ी सिटीज में हर जगह अच्छी कोचिंग अवेलेबल है, जहां पे बेस्ट टीचर्स बेस्ट करिकुलम के साथ में पढ़ा रहे हैं, पूरा डिवोशन के साथ में, और बच्चे भी 2 साल 3 साल पूरी मेहनत करते हैं, और उसके बाद भी केवल 4000 बच्चे, इंडिया के टॉप ब्रेन्स में से केवल 4000 बच्चे 50% से ऊपर नंबर लेकर आ पा रहे हैं। और ये तो 2024 का स्टैटिस्टिक्स है जो थोड़ा आसान कैटेगरी में था। अपन 23 का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप देखिए 23 में 4000 मार्क्स रैंक जो थी वो 45% नंबर पे थी, 5% का ड्रॉप था। और कभी कभी पेपर एक्सेप्शनली डिफिकल्ट आता है। 2022 में देखिए 4000 का ब्रैकेट जो है 34% मार्क्स पे है। जितने मार्क्स पे आप क्लास 10th और 12th में पास नहीं होते हो, उतने मार्क्स पे आप ऑल ओवर इंडिया में 4000 रैंक लेकर आ रहे हो। आप 1000 के रो में देखिए, 1000 के रो में 2022 में 47% मार्क्स पे 1000 रैंक है। तो थोड़ा बहुत पेपर का लेवल अप डाउन होता रहता है, तो उससे थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, बट ऑन एन एवरेज फिर भी अपन देखें तो 50% के अराउंड पे आपकी 4000 3000 के अंदर रैंक आ जाती है। तो जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो जेन्युइन है, चाहे हम क्लासरूम में पढ़ाई में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, चाहे घर पे एक्सरसाइज सॉल्व करते हो डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, चाहे एग्जाम में पेपर फिनिश करने में या पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे नहीं कर पाने में अपन डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, जेन्युइन है। पढ़ाई का लेवल ही ऐसा है। अब हमें अपना माइंडसेट थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और जब तक वो माइंडसेट मॉडिफाई नहीं करेंगे, पास्ट मेमोरीज से ही अपन चेक करते रहेंगे कि यार क्लास 10th में तो ऐसा था और अभी ऐसा हो रहा है, तो फिर गड़बड़ होगी। मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, क्योंकि पेरेंट्स को भी
इस तरह की ब्रीफिंग नहीं होती है, तो पेरेंट्स के पास बेंचमार्क वही रहता है कि यार हमारा बच्चा जो क्लास 10th में 96% मार्क्स लेकर आया, 95% मार्क्स लेकर आया, जिसके मैथ्स में हमेशा 100 में से 90, 99, 98, 100 मार्क्स आते थे, अब ये बच्चा आरजी के टेस्ट में 50, 60 इतनी नंबर लेकर आ रहा है। आरजी गड़बड़ है, बच्चा गड़बड़ है, क्या चीज है गड़बड़ है? तो वही मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम डिफिकल्ट है, वो लो स्कोरिंग एग्जाम है। हमें क्लासरूम में वही पढ़ाना होता है, उसी तरह के पेपर्स लेने होते हैं, और एट द सेम टाइम बच्चों की मैच्योरिटी अभी जस्ट क्लास 10 से 11th में आए हैं, काफी लो है। तो इनको चैलेंजेस आना, डिफिकल्टी आना, टेस्ट में स्कोर्स लो आना स्वाभाविक है, जेन्युइन है। उसे हमें थोड़ा सही दृष्टिकोण से, सही पर्सपेक्टिव से देखना होगा, ताकि ना हम बच्चे पे क्वेश्चन मार्क करें, ना हम इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन मार्क करें, ना हमारे दिमाग में किसी तरह का फियर या इनसिक्योरिटी जनरेट हो। जो हो रहा है सही तरीके से हो रहा है, तो क्या ऐसे ही चलने दें? नहीं, कैसे चेंजेस करने हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स लाने हैं, किस तरह से स्कोर्स को बढ़ाने हैं, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। बट सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स जरूरी है। तो मैं ये स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि इस स्टैटिस्टिक को आप अपने फोन में सेव करके रखें, ताकि जब भी हम रिजल्ट सेंड करें आपके पास में, तो आप थोड़ा क्रॉस चेक कर पाए कि यार गड़बड़ कुछ नहीं है, बच्चे को धीरे धीरे ऊपर उठना है। छोटी क्लासेस में, क्लास 6 to 10th में हमारा जो माइंडसेट होता था वो होता था 100 से हम देखते थे कहां नंबर कटे, कि एक नंबर इधर कटा, दो नंबर इधर कटा, एक नंबर इधर कटा, और आपके 98% आया, 97% आया, 96% आया। तो हमारी डीप प्रोग्रामिंग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की डीप प्रोग्रामिंग जो हो रखी है, वो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स कितने होते हैं, वहां से क्या कटा, वो देखने की आदत है। अब इन कॉम्पिटिशन्स में अपने को नीचे से ऊपर उठना है। भाई आप ये मानिए आप अपनी क्लास के टॉपर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एमपीएस स्कूल में पढ़ते हैं और आप चारों सेक्शंस में टॉपर हैं, है ना? बट वो चीज ये एंडोर्स नहीं करती है कि आप आईआईटी में रैंक 1 लाने के लिए अभी से एलिजिबल हैं, या 100 रैंक लाने के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि अपन पैन इंडिया सिनेरियो देखें तो अजमेर में ही एमपीएस जैसी 10+ स्कूल्स हैं, जहां पे 250+ बच्चे हर स्कूल में हैं, और ऐसी दूसरी स्कूल्स हैं, और अजमेर जैसी इंडिया में 100+ सिटीज हैं, और बाकी रूरल और बाकी सारे जोन्स को और ले लें, तो आप अपनी क्लास के टॉपर हैं। वो कहीं पे भी वो ये तो डेफिनेटली इंप्लाई कर रहा है कि आप एक सिंसियर, डिवोटेड, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, बट कहीं पे भी वो ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि आपको आईआईटी के टेस्ट में मार्क्स आने ही चाहिए। वो आपको अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, एक्सरसाइज शीट सॉल्व करके अर्न करने पड़ेंगे। तो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना पड़ेगा। हमारा जो डिफॉल्ट माइंडसेट है कि हम 100 में से देखते हैं और कितने नंबर कटे, अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कहाँ मार्क्स अटेन किए और कैसे वो मैं मार्क्स धीरे धीरे ऊपर बढ़ाऊं। तो टॉप ब्रैकेट से नीचे की तरफ नहीं आके अपने को नीचे से ऊपर की तरफ उठना है, तब तो अपन खुश रहेंगे, रियलिस्टिक रहेंगे, एनर्जाइज्ड रहेंगे, पूरा मोटिवेटेड रहेंगे। और यदि हम हमारी हमेशा कंपैरिजन टॉप से देखेंगे तो फिर उस केस में हम डिसहार्टेंड रहेंगे, सेल्फ डाउट वाली पोजीशन में रहेंगे, पढ़ाई के लिए उतना मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो बच्चों और पेरेंट्स आप दोनों ही ये एडवांस के लिए स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ा अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखें, इनको टाइम टू टाइम इनको रेफर करें। आपको जब भी पढ़ाई करते वक्त डिफिकल्टी आती है, आप अपनी टेबल पे ही, या तो टेबल पे ग्लास टॉप है तो उसके नीचे लगा के रखें इसको, या सामने सॉफ्ट बोर्ड है, या कहीं पे रूम में इसको पेस्ट करके रखें, ताकि टाइम टू टाइम देखते रहें और आपका ध्यान रहे कि यार मैं जिस पढ़ाई को कर रहा हूं वो ऑल ओवर इंडिया में, मतलब IIT JEE एडवांस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑल ओवर द वर्ल्ड एट हाई स्कूल लेवल। तो कैसे आप बिगिनिंग में ही उसमें इतना कंफर्ट अचीव कर लेंगे? आपको अचीव करना पड़ेगा धीरे धीरे अपनी मेहनत के थ्रू। शुरुआत से ये मत सोचिए कि मैं तो अपनी स्कूल का टॉपर हूं, मैं तो अपनी क्लास का टॉपर हूं, तो मेरी तो पढ़ाई अच्छी, मेरे को तो हमेशा कंफर्ट रहना ही चाहिए, मुझसे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए, मेरे तो मार्क्स आने ही चाहिए। आपको कहां हैव टू लगाना है और कहां एक्सेप्टेंस लाना है वो मैं सेशन में आगे डिस्कस करूंगा। तो ये JEE एडवांस के स्टैटिस्टिक्स अपन देखें,
बोर्ड्स के स्टैटिस्टिक्स देखे, दोनों में कॉन्ट्रास्ट अपन ने देखा। इसके बाद मैं नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए नीट के स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूं। तो नीट में लास्ट ईयर थोड़ा पेपर और कंपैरेटिवली इजी रखा, प्रेडिक्टेबल रखा, इसलिए मार्क्स थोड़ा और सर्च कर गए। आप मान के चलिए, आप राजस्थान में यदि पढ़े हैं तो अराउंड टॉप 25,000 20,000 के अंदर यदि आपकी रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी। और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए यदि 2024 के स्टैटिस्टिक्स को अपन देखें तो करीब 660 नंबर पे 720 में से, जो अराउंड 92% मार्क्स हैं, वहां पर आपको गवर्नमेंट सीट मिलना स्टार्ट होती है जनरल कैटेगरी में। तो आपके मार्क्स 90 प्लस आते हैं परसेंटेज, तो आप गवर्नमेंट सीट्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोनों एग्जाम्स में कॉन्ट्रास्ट है, एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट है। मैं उसके पीछे की कहानी भी आपको बता देता हूं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई गवर्नमेंट हमारा एग्जाम तो आसान क्यों ले रही है और उनका एग्जाम, मतलब आईआईटी वाले बच्चों को ये नहीं लगे कि भाई हमारा एग्जाम इतना डिफिकल्ट क्यों है, मेडिकल का इतना एग्जाम आसान क्यों है। मैं उसके पीछे का आपको लॉजिक भी बता देता हूं। देखिए, इंजीनियर्स का काम क्या है? इंजीनियर्स का काम है, जैसे आप इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, बेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूट्स में ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप करते हो, तो आप जब एज एन इंजीनियर बाहर निकल रहे हो तो आपके पास चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होंगी। आपको कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन करनी है, आपको कोई माइक्रो चिप डिजाइन करनी है, कोई वीएलएसआई चिप डिजाइन करनी है, आपको कोई एल्गोरिथम लिखना है। तो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपके सामने है जहां पे टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा। आप आराम से समय लीजिए और वो जो चैलेंज है उस चैलेंज को आप सॉल्व करके दीजिए। ये हमारा इंजीनियरिंग, प्रीमियर इंजीनियर्स जो निकल रहे हैं प्रीमियर कॉलेज में से, उनका एम रहेगा। इसलिए जेई एडवांस का एग्जाम डिफिकल्ट कैटेगरी में है, क्योंकि वहां पे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी चेक करनी है, तभी आप लेटर स्टेज पे डिफिकल्ट, जो रियल लाइफ डिफिकल्ट सिचुएशंस है उनको आप हैंडल कर पाएंगे। और इसीलिए देखेंगे कि आईआईटी का जो एग्जाम होता है उसमें 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, और एक पेपर में 3 घंटे में अराउंड आपको 45 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और जिसमें से आधा पेपर भी आप करेक्ट फिनिश कर लेते हो तो आप टॉप 3000 के अंदर रैंक लेकर आ रहे हो। आधा पेपर भी फिनिश कर लेते हो। ऑल ओवर इंडिया में 3,000 3,500 बच्चे आधा पेपर करेक्ट फिनिश कर पाए। तो ये आईआईटी की कहानी है। हम यदि एक डॉक्टर के लिए बात करें तो एक एमबीबीएस पास आउट जो डॉक्टर है, उनके सामने ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है। आप इमरजेंसी वार्ड में हो, ऑल ऑफ अ सडन एक एक्सीडेंट केस आया है, ब्लड पूरा निकल रहा है, बॉडी खून में लथपथ है, और आपको सेकंड्स में डिसीजन लेके मेडिसिन देनी है, आपको ट्रीटमेंट का लाइन डिस्कस करना, डिसाइड करना है और ट्रीटमेंट देना है। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप फोन पे सर्च करोगे कि बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन क्या दे सकता हूं, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो डॉक्टर्स के लिए क्विकनेस इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनिटी इंपॉर्टेंट है, कि आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन हैं और इमीडिएटली रिकॉल करके आप करेक्ट डिसीजन ले पा रहे हो। इसीलिए जो नीट वाला पेपर है उसका पैटर्न डिफरेंट है। वहां आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस रीड करने हैं और उसमें से 180 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। देखिए कॉन्ट्रास्ट देखिए, आईआईटी में 3 घंटे में 45 से 50 क्वेश्चंस रीड करके आधा पेपर भी आप फिनिश कर लेते हो, हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अच्छा किया। और यहां 200 क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं, 180 क्वेश्चंस उनमें से सॉल्व करने हैं और 90+% मार्क्स लेकर आने हैं। थोड़ा एक्चुअली पिछले कोविड पोस्ट कोविड से थोड़ा नीट की पेपर थोड़ा आसान भी कर दिया है, और इस वजह से भी थोड़े कट ऑफ्स हाई गए। इतने हाई कट ऑफ्स नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली बच्चों पे प्रेशर रहता है उसकी वजह से, बट मैं आपको बेसिक जो एग्जाम के पैटर्न में डिफरेंस है वो आपको बता रहा हूं। तो इसलिए नीट में हाई स्कोरिंग एग्जाम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, और जेईई एडवांस में लो स्कोरिंग एग्जाम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि कैसे नीट और जेईई एडवांस के स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट है। अब अपन देखें कि क्लास 10th की पढ़ाई, क्लास 6 से 10 तक की जो पढ़ाई थी और जो अभी 11th और 12th की पढ़ाई है वो कैसे डिफरेंट है। देखिए क्लास 10th की आप एनसीईआरटी रिकॉल करो, साइंस की एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सेक्शन थे, ऑलमोस्ट 5-5 चैप्टर तीनों के थे। टोटल पूरी 10th क्लास में आपने साइंस में 15 करीब चैप्टर पढ़े।
15 चैप्टर पूरे साल भर में, क्लास 10th में। क्लास 10th मैथ्स के एनसीईआरटी लोगे तो अराउंड 15 चैप्टर पढ़े। साइंस का अलग पेपर हुआ था, फिर उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन का गैप था, मैथ्स का अलग पेपर हुआ। लाइफ बहुत कंफर्टेबल हुआ करती थी। प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड, अपन ने फिर फाइनल एग्जाम दिया। कई बार अपन रिवीजन करके एग्जाम देते थे। सिलेबस बहुत लिमिटेड होता था। केमिस्ट्री में हार्डली कोई न्यूमेरिकल होता था, बायोलॉजी में कोई न्यूमेरिकल नहीं होता था, फिजिक्स में जो 2-3 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होते थे वो हार्डली 1 या 2 लाइन के न्यूमेरिकल होते थे, जिसमें बेसिक कैलकुलेशन होकर अपन आंसर निकाल लेते थे। ये क्लास 10th का सिनेरियो था। क्लास 9th का सिनेरियो इससे भी आसान था। जो क्वार्टरलीज में सिलेबस आ रहा था, हाफ ईयरलीज में थोड़ा कट कर दिया, फाइनल में पूरी बुक नहीं आ रही थी, थोड़ा सिलेबस और कट कर दिया। कुछ लिमिटेड चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स होते थे और वो न्यूमेरिकल हार्डली 2-3 लाइन के न्यूमेरिकल होते थे। तो ये क्लास 9th और 10th का सिनेरियो है जो पिछले 2 साल से आपने पढ़ा। और क्लास 11th और 12th, जो अब हम जेई एडवांस और जेई मेंस की बात कर रहे हैं, केवल फिजिक्स में आपको आरजी से आईआईटी वाले बच्चों को करीब 15 सेट मिलेंगे। 15 किताबें होंगी, हर किताब में करीब 250 पेजेस हैं, तो करीब 2500 पेजेस आपके फिजिक्स की पूरे मॉड्यूल्स में होंगे। केमिस्ट्री में करीब 10 किताबें होंगी आपकी, मैथ्स में करीब आपकी 7-8 किताबें होंगी। ये पूरा 2 साल में 100+ चैप्टर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करने होंगे। ऑलमोस्ट यही सिनेरियो बायोलॉजी में रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिला के 100+ चैप्टर आपको देने रहेंगे। 3 घंटे का जब आप एग्जाम देते हो तो उस 3 घंटे के पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कंबाइंड पेपर होता है, जिसमें 100 चैप्टर का एक साथ आपको एग्जाम देना होता है। और यदि मैथ्स वाले बच्चों की बात करें तो उस पेपर में जो पेपर होता है उसमें भी एक कैटेगरी के क्वेश्चंस नहीं है, वहां स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, वहां पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके एक इंटीजर नंबर आएगा और उसको आपको टिक करना है। वहां पे डेसिमल में भी आंसर आ सकता है और आपको टिक करना है। वहां मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, जहां पे कि ABC, ABD, ACD कोई भी कॉम्बिनेशन ट्रू हो सकता है, और आपने गलत मार्क किया तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको -2 मार्किंग मिलती है। 5 नंबर का मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है, उसमें हो सकता है आंसर ABD हो। यदि आपने कोई भी गलत कॉम्बिनेशन मार्क किया तो सीधा 5 में आपको -2 मिलता है। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मोर देन वन चॉइस करेक्ट, न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप, कॉम्प्रिहेंशन जिसपे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो एक ही पेपर में तीनों सब्जेक्ट, 100+ चैप्टर और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, जिसमें आपके सर पे हमेशा तलवार लटक रही है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो सिनेरियो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कभी आप फिजिक्स से केमिस्ट्री में स्विच कर रहे हो, कभी केमिस्ट्री से फिजिक्स में आ रहे हो, कभी मैथ्स में जा रहे हो, क्योंकि आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और यही हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो 3 घंटे में 200 क्वेश्चन रीड करना, इट्स अ टास्क जो धीरे धीरे आप में एबिलिटी आएगी। कभी इतना टेक्स्ट आपने एक साथ पढ़ा ही नहीं। जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको 100+ चैप्टर में लगातार एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में स्विच करना है। दिमाग अभी उस चीज के लिए अडेप्ट नहीं है। अब पेरेंट्स कहेंगे कि कुछ बच्चे तो ला रहे हैं, कुछ बच्चे तो ला रहे हैं। तो मैं एक सीधा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास क्लास 10th तक ऐसा कोई वे नहीं है। जस्ट अ मिनट। क्लास 10th तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्क्रीन शेयर बंद हो चुका है, मैं एक मिनट चेक करता हूं। ठीक है। तो क्लास 10 तक के एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास कोई ऐसा वे आउट नहीं है जहां पे कि अकेडमिकली शार्प, देखिए बच्चे सारे शार्प होते हैं, बच्चे सारे शार्प होते हैं। कोई मैथ्स में शार्प होता है, कोई ह्यूमैनिटीज में शार्प होता है, कोई कहीं और शार्प होता है। तो इसीलिए मैं अपने शब्दों को बहुत नपातुला चूज करता हूं। मैं बोल रहा हूं अकेडमिकली शार्प। तो क्लास 10 तक की पढ़ाई में हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जहां पे कि एक शार्प स्टूडेंट अकेडमिकली और एक
मीडियम स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर पाए। बहुत सारे बच्चे, मैंने आपको बताया, जैसे क्लास 10 का आपके सामने मैंने सेशन स्टार्ट ही इससे किया है कि 50,000 बच्चे तो केवल सीबीएसई में 95+% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, और बाकी अदर बोर्ड्स की तो अपन अलग बात कर लें। तो इसकी एनालॉजी ऐसे लें अपन कि हमने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और सबको 500 मीटर दौड़ने के लिए बोला, 100 मीटर दौड़ने के लिए बोला। सारे बच्चों ने रेस फिनिश कर ली और बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं आ रहा, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, 2 सेकेंड का अंतर आ रहा है, क्योंकि जो आपके गोल की हाइट थी वो बहुत छोटी थी। यही इन बच्चों को 5 किलोमीटर बिना प्रिपरेशन के रन करने को बोले तो क्लियर कट इनकी फिजिकल एबिलिटीज में, स्टैमिना में डिफरेंस दिख जाएगा। कुछ बच्चे फिनिश कर लेंगे, कुछ बच्चे 5 किलोमीटर का नाम सुनते वहीं पे धराशायी हो जाएंगे, कुछ बच्चे आधी रेस कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अभी तक की जर्नी को, और अभी जो क्लास 11 12 की आईआईटी और नीट की जर्नी है, इसको आप देखें तो उससे क्या होगा, हमें अपने बच्चों पे सेल्फ डाउट नहीं होगा, हम सही तरह से बच्चों को गाइड कर पाएंगे, सही पर्सपेक्टिव से उनके रिजल्ट को देख पाएंगे। हमारे लिए बेंचमार्क क्लास का टॉप स्टूडेंट नहीं है, ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। हमारे बच्चों की प्रिपरेशन एब्सोल्यूट है, हमें केवल अपने बच्चे को अपने बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। जो हम प्रिपरेशन के लिए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, उन बेंचमार्क्स के अगेंस्ट चेक करना है, जो मैं सेशन में लेटर आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो क्या मार्क्स को देखें ही नहीं? यस ऑफ कोर्स देखें, एक बेयर मिनिमम कैटेगरी में मार्क्स आने चाहिए। मार्क्स नहीं देखने का मतलब, मार्क्स को मैं जब कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। एक डिसेंट कैटेगरी के अंदर मार्क्स होने चाहिए, बट टॉप ब्रैकेट और मीडियम ब्रैकेट में पर्टिकुलरली आईआईटी वाले बच्चों के लिए मार्क्स में बहुत डिफरेंस आएगा। आप विश्वास करिए, पढ़ाई ऐसी है कि जैसे मान लीजिए मैं 100 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूं और मैंने कोई क्लास में प्रॉब्लम बच्चों को शेयर करने को दी। आप मानिए 100 में से 90 बच्चे तो प्रॉब्लम अभी कॉपी कर रहे हैं, 10 बच्चों ने सोचना स्टार्ट किया और उनमें से 2 बच्चों ने आंसर दे दिया, और बाकी बच्चे तो अभी उस जोन में ही नहीं आ पाए कि उस प्रॉब्लम को लिख के, पढ़ के, समझ के प्रोसेस कर पाए। इस पढ़ाई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ये मैं आपको इस सेशन के थ्रू समझाना चाहता हूं। हमें अपने बच्चों के साथ जेंटल होना पड़ेगा, हमें उनके साथ में प्यार से नर्चरिंग वे में डील करना पड़ेगा, हमें उनके मन में सेल्फ डाउट नहीं डालना पड़ेगा। और यही होता है एक्चुअली, क्योंकि कोई पेरेंट्स को एजुकेट नहीं करता है इस कॉन्टेक्स्ट में। पेरेंट्स के पास बेंचमार्क वही क्लास 10th और पहले की स्टडीज होती हैं, और इसलिए बच्चों को वो हमेशा उसी नजरिए से देखते हैं कि भैया टॉप के इतने मार्क्स, आपके इतने मार्क्स, इतना अंतर क्यों? जब वो ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? तो यहां अपने को ये चीज थोड़ा ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा। यहां अपने को जो प्रिपरेशन के बेंचमार्क्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसमें अपन कैसा कर रहे हैं, मेन एम्फेसिस उस पर देना होगा, जो मैं सेशन में आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो मैंने आपको बताया कि आप इस आईआईटी और मेडिकल की पढ़ाई और जो अभी तक की पढ़ाई को, उसको उसी तरह से देखें कि हर बच्चे को पहले 100 मीटर भागने के लिए बोला जाता था तो सभी फिनिश कर देते थे। अब एक साथ 5 किलोमीटर की रेस भागने के लिए बोल दिया। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में तो इस रेस की स्टैमिना ही नहीं है, धीरे धीरे करके वो स्टैमिना बिल्डअप करेंगे। कुछ बच्चे नेचुरली गिफ्टेड हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय देयर अपब्रिंगिंग, स्कूल का एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स, बहुत सारी चीजें हैं, और इस वजह से वो स्टार्टिंग से ही परफॉर्म कर पा रहे हैं। बट उस वजह से अपन अपने बच्चों पे डाउट जनरेट नहीं करें, अपन अपने बच्चों के साथ जेंटल वे में डील करें, उनकी सिचुएशन को समझें। ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ बोला हूं और आगे बोलूंगा, जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, मैं और बाकी टीचर्स, ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। बस आप पेरेंट्स के सामने डिस्कस करने का फायदा ये है कि आप बेटर वे में, बच्चे भी इस चीज को फील कर पाएंगे और पेरेंट्स भी इस चीज को समझ पाएंगे, और आप आपस में बहुत बेटर वे में डीलिंग कर पाएंगे। डे टू डे कॉन्फ्लिक्ट्स को हम अवॉइड करते हुए चीयरफुल एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, और आपकी इनसिक्योरिटीज भी मिनिमम रहेंगी यदि आप इन स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे। तो ये हमने बात की कि कैसे क्लास 10th की, ये तो मैंने एग्जाम का पैटर्न आपको बताया, मैंने मार्क्स के बारे में बताया। मैं एक और चीज आपको बताता हूं और आप सब इससे एग्री करेंगे।
देखिए जब 7th में 8th में, यूजुअली 7th 8th तक घर में मम्मी बच्चों को देखती हैं, ज़्यादातर केसेस में, एक्सेप्शंस आते हैं। 7th 8th तक मम्मी बच्चों की पढ़ाई को देखती हैं, और कल एसएसटी का पेपर है, 2 दिन का गैप है, धीरे धीरे आप मोमेंटम बनाते हो एसएसटी पढ़ने का, और आज रात तक आप एसएसटी पढ़ते जाते हो, आपके गले तक यहां तक आ जाता है। आप इतना याद करते हो, इतना इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, और आपको मालूम है कि सेट पैटर्न में पेपर आना है। जो इस तरह से 10th का लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर आया था, उसी पैटर्न में पेपर आना है। स्कूल में जिस तरह का पैटर्न था, उसी तरह का पैटर्न आना है। अगले दिन सेट स्टाइल में क्वेश्चंस होते हैं, आपके लिए सरप्राइजेस रेयरली होते हैं। जो आपने भरा हुआ होता है वो पूरा आप एक तरह से वॉमिट कर देते हो। इट्स अ वॉमिटिंग सिस्टम। मैं लिटरली मैं बहुत मतलब हार्श टर्म में हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को, जो क्लास 10 तक का है, उसको आपके सामने बता रहा हूं। इट्स अ वॉमिटिंग सिस्टम कि बच्चे साइंस को पूरा, कुछ बच्चों को छोड़ दें जो कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, जो कि सब्जेक्ट को सीखने के हिसाब से पढ़ते हैं। अदरवाइज पर्टिकुलरली सोशल साइंस, हिंदी, कई सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप केवल किसी तरह से एग्जाम के एक दिन पहले मैनेज करते हो और अगले दिन जाके आप पूरा वॉमिट कर देते हो और अपने आप को रिलैक्स फील करते हो, रिलीफ फील करते हो। अब नेक्स्ट जब एग्जाम आएगा तब फिर सोशल साइंस देखेंगे, तब दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे। तो 6 से लेकर 10th तक आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न का दिमाग में वही है। अब जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, यहां पे आप एग्जाम के एक दिन पहले तो सिलेबस रिवाइज ही नहीं कर सकते हो। आप मुझे बताइए, 100 चैप्टर, 15 किताबें फिजिक्स की, 10 किताबें केमिस्ट्री की, 8 किताबें मैथ्स की, 30+ किताबें आप एग्जाम के एक दिन पहले, और तीनों सब्जेक्ट का कंबाइंड, चारों सब्जेक्ट का कंबाइंड पेपर होना है, कहां से आप रिवाइज कर लोगे? सैटरडे तक आरजी में क्लासेस होती हैं, संडे को एग्जाम होता है। आप सारा सिलेबस 25 चैप्टर मान लीजिए, जैसे अभी 11th के बच्चों का जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ, उसमें करीब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिला के 20+ चैप्टर थे। तो 20+ चैप्टर आप कैसे एक दिन में रिवाइज कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको जनरल आइडिया से, जो पहले पढ़ा हुआ है, उससे आपको एग्जाम देना होता है। बच्चे उससे यूज टू नहीं है, धीरे धीरे यूज टू बनेंगे। यदि हम उनको सही तरीके से नर्चर करेंगे तो, और एग्जाम का फियर हटाएंगे, तो धीरे धीरे उस पैटर्न में बच्चे यूज टू बनेंगे। तो हमें यह समझना है कि जो अभी तक पिछले 6 सालों से, 5 सालों से पढ़ाई करते हुए आए हैं, और जो अब हमारी पढ़ाई हो रही है, वो डिफरेंट है। यहाँ पुरानी स्ट्रैटेजीज, यहाँ पुराना माइंडसेट काम नहीं करेगा। हमें नए तरीके से बच्चों को डील करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे आपको हर तरह से ब्रीफ करेंगे। ऐसे टाइमली सेशंस लेके हम आपको ब्रीफ करेंगे। बस आप हमारी बात को सुने, उसको तवज्जो दे, उसको नोट डाउन करें, और जिस तरह से हम बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं, उस तरह से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। तो ये हम लोगों ने क्लास 10th, क्लास 11th 12th का जो पढ़ाई का सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको पूरा डिस्कस किया हमने। स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, नीट वाले बच्चे, 23 लाख बच्चों में से आप 23,000 के अंदर आना चाहते हो। 100 में से एक बच्चे के अंदर आप आना चाहते हो। 23 लाख में 23,000, 1% बचा हुआ। मैथ्स वाले बच्चे, 12.5 लाख बच्चे जो जेई मेंस में अपेयर हो रहे हैं, छठ के 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस में जा रहे हैं, और उनमें से 20,000 बच्चे करीब आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो आप 12 लाख में से 24,000, यानी कि 2% बच्चों के अंदर आना चाहते हो। 2% बच्चों के अंदर आना चाहते हो। 100 में से 2 बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हो, है ना? और आपके साथ वाले जितने भी बच्चे हैं, मेजर बच्चे, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अच्छी टीचर्स के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। तो कैसे हम जो हम सोच रहे हैं वो अचीव करें, उसके लिए क्या क्या हमें चीजें फॉलो करनी है, अब हम उसमें आते हैं। तो देखिए, एक है ड्रीम कि हम इंडिया की प्रीमियर इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। ये हमारा ड्रीम है, मोस्टली बच्चों के लिए ड्रीम है। अभी टारगेट वाले बच्चे कम हैं। ड्रीम और टारगेट में क्या अंतर है? ड्रीम आपके दिमाग में है कि हाँ यार आईआईटी में जाना है, हाँ डॉक्टर बनना है, बट बहुत स्ट्रांगली आप फील नहीं करते हो, बहुत स्ट्रांगली आप उसके लिए अभी डेडिकेटेड नहीं हो। ये ड्रीम वाले बच्चे हैं।
और टारगेट वाले बच्चे हैं जिनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली अपना गोल क्लियर है और उसके लिए फोकस्ड होके वो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, जैसी गाइडेंस मिल रही है उसके हिसाब से, वो टारगेट वाले बच्चे हैं। एनीवेज, तो आपका एक ड्रीम है और अल्टीमेटली 2026 में जब आप नीट, एडवांस्ड और बाकी एग्जाम देंगे तो क्या वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? टारगेट ऑब्लिक ड्रीम एंड रियलिटी। टारगेट ड्रीम स्टार्टिंग फेज है, रियलिटी फाइनल फेज है। टारगेट को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड स्किल सेट, वी नीड कॉम्पिटेंस। स्किल सेट, कॉम्पिटेंस, मेरे कुछ कुछ की वर्ड्स बच्चों आप नोट करते रहना, क्योंकि ये सब सारा सुनावा बेकार जाता है, कुछ भी काम नहीं आता है। मैं समझाऊंगा क्यों काम नहीं आता है। जब तक हम उन चीज़ों को बार बार रिविजिट नहीं करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होती है। हमारी इतनी डीप प्रोग्रामिंग होती है कि जब तक हम एफर्ट्स नहीं डालें, हमारा सोचने का पैटर्न, हमारा काम करने का पैटर्न चेंज नहीं होता है। तो वन फाइन डे कोई आया, आपके सामने 2 घंटे लेक्चर दे के चले गया, आपको सारी बातें ठीक लगी और मैं सोचूं कि आपका काम करने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। आपको बस इंफॉर्मेशन मिली है, वो इंफॉर्मेशन आपके इंप्लीमेंटेशन में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, वो इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी बार हम उन गाइडलाइंस को रिविजिट करेंगे बार बार। इसलिए जब भी क्लास में भी गाइडेंस मिलती है या कहीं कुछ लिखा हुआ देखते हो, कुछ पढ़ते हो, कुछ सुनते हो, क्लासेस में मैंने हमेशा बोला है उसको नोट करना जरूरी है। जब तक किसी चीज को बार बार रिविजिट नहीं करेंगे, हमारी प्रोग्रामिंग में वो नहीं जाएगा, और जब तक हमारी डीप प्रोग्रामिंग में नहीं जाएगा, हमारी वर्किंग में वो नहीं आएगा। सुनने से कुछ नहीं होता, ध्यान देना पड़ता है बार बार। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसमें पॉइंट बाय पॉइंट थोड़े थोड़े कीवर्ड्स लिखते रहना, ताकि बाद में आप उसको अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरह से इलैबोरेट कर लो। एंड मैं चाहूंगा पेरेंट्स और बच्चे फिर आगे डिस्कस भी करेंगे इन सारे पॉइंट्स को कि भाई अपन इसमें कहाँ हैं और अपने को कैसे आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है। तो नोट डाउन करना है, पॉइंट्स नोट करने हैं, आपको डायरी पेन लेके बैठना है, नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाओ आप। तो हम बात कर रहे थे टारगेट, रियलिटी। तो एक तरफ टारगेट लिखिए, एक तरफ रियलिटी लिखिए, और टारगेट से रियलिटी में जाने के लिए यू नीड स्किल सेट, यू नीड कॉम्पिटेंस। 2 वर्ड है, स्किल सेट एंड कॉम्पिटेंस। स्किल सेट क्या है? सब्जेक्ट्स पढ़ना, सीखना, क्वेश्चन सॉल्विंग, एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जाम को अटेम्प्ट करना, ये सब स्किल सेट है। कॉम्पिटेंस क्या है? एटीट्यूड, कि कैसे हम रिलैक्स रहें, कैसे हम मोटिवेटेड रहें, कैसे एग्जाम में जब हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो हम परेशान नहीं हो, हमारा माइंड इक्वेनिमस रहे, हमारा माइंड काम, रिलैक्स्ड, एट द सेम टाइम अलर्ट रहे, वो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब एटीट्यूड। तो एक तो स्किल सेट हो गया और एक आपका कॉम्पिटेंस हो गया। तो अब ये स्किल सेट और कॉम्पिटेंस डेवलप करने के लिए अपन सेशन में आगे बात करेंगे। तो हम नीट वाले बच्चे 23 लाख में से 23,000 के अंदर आना चाहते हैं, टॉप 1% में। मैथ्स वाले बच्चे 12-13 लाख में से टॉप 12,000, टॉप 25,000 के अंदर आना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे 1,000 के अंदर आना चाहते हैं, 100 के अंदर आना चाहते हैं। मतलब हम 100 में से 2 बच्चे, 100 में से 1 बच्चे, उस कैटेगरी में हम आना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारा पहले काम करने का तरीका था, क्लास 10th वाला जो पहला माइंडसेट था, वो अब काम नहीं चलेगा। कैसे? देखिए, अपन एक टिपिकल क्लास 10th का सिनेरियो लेते हैं, क्लास 9, 10th का सिनेरियो लेते हैं। कुछ बच्चे आप में से रेगुलर कोचिंग में थे, 7:30 बजे आप स्कूल चले जाते थे, 2-2:30 बजे स्कूल से आते थे, खाना वाना खाते थे, थोड़ा फोन पे कुछ इधर उधर करते थे, आपका कोचिंग का टाइम हो जाता था, कोचिंग चले जाते थे, आते थे, थोड़ा रिलैक्स होते थे, थोड़ा होमवर्क करते थे, टीवी, मोबाइल, स्क्रीन कुछ करके सो जाते थे। डेली हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं हो रखी है कि जो क्लास में पढ़ाया है आज स्कूल में वो सेम डे आके पढ़ना है। ऐसी मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती थी स्कूल की पढ़ाई में। एग्जाम्स में सफिशिएंट गैप मिलता था, सिलेबस लिमिटेड होता था,
बच्चे स्मार्ट होते हैं डे बाय डे, हम चाहते भी हमारी आने वाली जनरेशन हमसे कई गुना स्मार्ट हो, ये हर पेरेंट की विश है, तो आपका हमारे से स्मार्ट होना जरूरी भी है। तो बच्चे स्मार्ट होते हैं, उन्हें मालूम है कि आराम से मैनेज हो जाएगा, अभी से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी से इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी से एसएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी करने के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर, हॉबीज, ये वो, नेट आपका बहुत सारा टाइम ले लेता था। तो यदि आप पोस्ट कोविड यानी कि 2000 अप्रैल ऑनवर्ड्स पिछले 4 सालों की आपकी प्रोग्रामिंग देखो, तो कुछ गिने चुने बच्चों को छोड़ दें अपन, जो कि एक्चुअली शुरू से फोकस्ड हैं, प्रायोरिटीज वेल डिफाइंड है, जिनको पढ़ने में मजा आता है, जो पढ़ाई केवल मार्क्स के लिए ही पढ़ते, उनको पढ़ने में जेन्युइन इंटरेस्ट आता था। बाकी सारे बच्चे काम चलाते थे, रोज पढ़ना उनकी प्राथमिकता नहीं होती थी। रोज स्कूल से आके जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करना, उसको लिख के देखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, इतना काम ही नहीं होता था। कर भी लेते थे तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता था। और अब जो ये वाली पढ़ाई है, इसमें तो रोज 5 से 7 घंटे बिना डेली पढ़े टॉप 10,000 में आईआईटी में आना, टॉप 10,000 नीट में आना मेरे हिसाब से असंभव है। आप में से कोई एक आध सरप्राइज हो, बड़ी बात नहीं है, बट मेरे हिसाब से असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो अब देखिए कितना चेंज हो गया ना। कहां पिछले 5 सालों से आपको डेली हार्डली 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा पढ़ने से काम चल जाता था। बाकी टाइम आप क्लासेस अटेंड करते थे, पढ़ते नहीं थे। पढ़ना अलग चीज होती है, क्लासेस अटेंड करना अलग चीज होती है। आप 10 घंटे क्लासेस तो अटेंड करते थे, कोचिंग में, स्कूल में। सेल्फ स्टडी नहीं करते थे कि एक जगह टिक के बैठे हो और बैठ के पढ़ रहे हो। और अब आपको एक्सपेक्टेड है कि आप कोचिंग से आओ, जल्दी सेटल होके पढ़ाई करो। तो क्या होता है, कुछ बच्चों में तो भगवान की तरफ से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ नेचर, इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है कि नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फटाफट अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे स्कूल में क्लासेस इजी गोइंग होती थी तो वो भी मस्त इजी गोइंग रहते थे। आरजी के सिस्टम में क्लासेस इंटेंसिव होने लगी कि तो वो अपने आप फोकस्ड हो गए, वो अपने आप प्रॉपर्ली बैठने लग गए, नोट्स बनाने लग गए, उन्होंने अपनी हंसी मजाक को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उनका सेंस प्रिवेल करता है। कुछ बच्चों के पास ऐसी इनहेरेंट एबिलिटी होती है। मैं बोलूंगा ऐसे आप 50 में से हार्डली 5 से 10 बच्चे मानिए मैक्सिमम। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 50 में, एक जनरल अपन किसी भी स्कूल के एक सेक्शन को ले ले, तो 50 में से हार्डली 5 से 10 बच्चों के पास ये एबिलिटी होगी, जो कि फटाफट नई सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। अब क्लासेस सिंसियरिटी मांगती है तो वो सिंसियर रहते हैं। अब वो क्लास में जोक शेयर नहीं करते हैं, अब वो टीचर का मजाक नहीं बनाते हैं, अब वो इधर उधर कुछ नहीं करते हैं, वो पूरा इंटेंसिवली पढ़ाई करते हैं। बाकी बच्चे तो अभी हैंगओवर में ही रहते हैं, वो क्लास 10th वाले। चल उनकी आईआईटी की तैयारी रही है, चल उनकी नीट की तैयारी रही है, बट क्लास में 2 घंटे उनके लिए लगातार फोकस करना, नोट्स बनाते हुए समझना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमें यह समझना है कि एक्चुअली क्यों स्ट्रगल फेस हो रहा है। स्ट्रगल इसलिए फेस हो रहा है क्योंकि पहले का सिस्टम और अभी का सिस्टम डिफरेंट है। हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अपने पे वर्क कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने पुराने स्टैटिस्टिक्स और ये सब आपके साथ डिस्कस किए। तो अब हमारे को, पेरेंट्स को भी ये समझना होगा, बच्चों को भी ये समझना होगा कि अब हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा, अपने एटीट्यूड को मॉडिफाई करना होगा, नई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को ढालना होगा। जो बच्चे जितना क्विकली, कुछ बच्चे ऑलरेडी ढाल चुके हैं, मतलब मैं बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक वो बच्चे हैं जो कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिनका सेंस प्रिवेल कर रहा है, जिन्होंने डे 1 से ही अपने को नई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ढाल लिया। जैसा हमने शेड्यूल बताया, शुरू की 4 से 5 क्लासेस तो मैंने केवल बच्चों से नई रिक्वायरमेंट्स और उनको कैसे इंप्लीमेंट करें वही डिस्कस करने में लगाई। तो कुछ बच्चे जो कि जेन्युइनली वो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं, वो तो फटाफट अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। सेकंड कैटेगरी जिसमें मेजर चंक आता है, उनको वो समझ में तो आ रहा है बट उन पे हैंगओवर है, वो अपने आप को कभी मोल्ड कर लेते हैं, कभी नहीं कर लेते हैं, एक स्टेबल पैटर्न उनका नहीं बना है। और थर्ड कैटेगरी वो है जो अभी एक्चुअली 16+ साल के हो तो गए हैं एज में, बट मैच्योरिटी अभी उनकी उस लेवल पे नहीं है। अभी क्लास में उनका ज्यादा टाइम जोक्स क्रैक करने में, इधर उधर ध्यान देने में, जो घर से दूसरी चीजें करके आए उनको डिस्कस करने में ही रहता है।
ये 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। तो हम कैसे कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले बच्चे कैटेगरी 1 में जा पाए, मैं उसके लिए कुछ टूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो क्यों हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? क्योंकि हम आ तो क्लास 11th में गए, बट हमारी मानसिकता, हमारा काम करने का तरीका वो अभी भी क्लास 10th 9th 8th वैसा ही है। हम घर पे उसी तरह से काम करते हैं, हम क्लासेस में मोर ओवर उसी तरह से एक्ट करते हैं, और इसलिए हम इस पढ़ाई के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो हम धीरे धीरे पढ़ाई को बढ़ा रहे हैं। हमें भी मालूम है कि आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है, तो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। बट जब आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो घर पे, तो हम इवन जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो आप कैसे कोप अप करोगे? तो एक मेजर चंक तो बच्चों का वो है जो कि अभी घर जाके उतनी पढ़ाई करता ही नहीं है। तो क्या करना है, अब अपन उस चीज पर आते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया क्लास 10th 11th 12th का डिफरेंस, माइंडसेट का कैसा डिफरेंस। अब ये चीजें अपन कैसे कर पाए, मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि देखिए, अगेन कैटेगरी 1 वाले बच्चों को टारगेट है, रोज रोज उनको आईआईटी मेडिकल सोचना नहीं होता, उनकी प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो प्रोग्राम्ड वे में जैसा कहा जाता है ऐसा काम कर लेते हैं। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले बच्चे उतना स्ट्रांगली फील नहीं करते हैं कि हमारे को आईआईटी में जाना है। उनको एक धक्के की तरह सुबह धक्का लगता है तो वो घर से इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट में 5-6 घंटे का कंपल्शन होता है, बैठते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यहां से धक्का लगता है, घर जाते हैं, वहां कुछ कुछ काम करते हैं और पूरा दिन खत्म हो जाता है। उतना स्ट्रांगली वो फील नहीं करते हैं पढ़ाई के लिए। ये कैटेगरी 2 कैटेगरी 3, जिसमें मेरे हिसाब से 100 में से नहीं करते हुए 75-80% बच्चे उसी कैटेगरी में आते हैं मेरे हिसाब से। तो हम कैटेगरी 1 में कैसे जाएं? हम कैटेगरी 1 में जाने का हमारे पास एक तरीका ये है, अब हम स्ट्रांगली फील करें कि अब जिंदगी की रिक्वायरमेंट क्या है, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम आगे जिंदगी में चाहते क्या हैं। यू शुड डेवलप, यू शुड कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर कि आपको इंडिया की प्रीमियर कॉलेज में जाना है, आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है। आपको वो इंस्टिंक्ट, वो डिजायर अपने अंदर फोर्सेबली धीरे धीरे जनरेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उतना सिस्टमेटाइज नहीं हो, आपकी प्रोग्रामिंग उस लेवल की नहीं है। यदि हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगी कि क्यों हम आईआईटी में जाएं, क्यों हम मेडिकल कॉलेज में जाएं, क्यों जाना चाहते हैं, हमारी लाइफ उससे कैसे अफेक्ट होगी, हम करना क्या चाहते हैं। तो बच्चों, ट्राई टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर कि हम जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, आरजी हमने ज्वाइन क्यों किया है। अब ये डिजायर कैसे जनरेट करें, मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए, कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 बच्चों का मेजर टाइम स्क्रीन पे जाता है और बहुत सारी चीजें वो स्क्रीन पे देखते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अब आप छुट्टी वाले दिन, जैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इंडिया की प्रीमियर कॉलेज के कैंपसेस विजिट करो। हर कॉलेज का वर्चुअल टूर है। आप आईआईटी बॉम्बे का वर्चुअल टूर लो, देखो आईआईटी बॉम्बे में कैसे स्टूडेंट्स होते हैं, कैसी लैब्स होती है, कैसे हॉस्टल होते हैं, कैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, कैसे फेस्टिवल्स होते हैं। ब्लॉग्स पढ़ो बच्चों के। आईआईटी बॉम्बे से जो पास आउट हुए हैं एलुमनाई, उनकी कैसी जॉब्स लगती है। 5 साल बाद आईआईटी के वाले बच्चे की करियर की प्रोफाइल क्या होती है। 10 साल बाद आईआईटी बॉम्बे से यदि कोई बच्चा निकला है, तो 10 साल बाद आईआईटी बॉम्बे का वो बच्चा कहां पे होता है, कितना अर्न करता है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, कंपनी में वो किस पोजीशन पर होता है। हमें थोड़ा समय देना चाहिए अपने आप को एजुकेट करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग छुट्टी वाले दिन आप ऐसे कभी आईआईटी बॉम्बे का कैंपस टूर लो, कभी आईआईटी दिल्ली का कैंपस टूर लो, टॉप ट्रिपल आईटीज का कैंपस टूर लो। और अपने को इंडिया में क्यों रेस्ट्रिक्ट करते हो? आप इंजीनियरिंग में हो, आप एमआईटी, जो इंजीनियरिंग में वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आप एमआईटी का कैंपस टूर लो, आप एमआईटी के एलुमनाई की प्रोफाइल देखो, आप स्टैनफोर्ड के एलुमनाई की प्रोफाइल देखो।
तो जो इंडिया की, जो वर्ल्ड की बेस्ट कॉलेजेस हैं, आप उन बेस्ट कॉलेजेस के कैंपसेस देखो, वहां की इवेंट्स देखो, वहां के बच्चों की प्रोफाइल देखो, वहां के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी करियर की ट्रेजेक्टरीज देखो, नोट डाउन करो। तो धीरे धीरे जो रूटीन यूट्यूब, टिकटॉक और ये गेम्स और ये सोशल मीडिया, ये जो आपको फैसिनेट करते हैं, जो आपका दिमाग हाईजैक कर रखा है, आपकी समझ एलिवेट होगी और आप अब जिंदगी को थोड़ा जूम आउट करके, जूम आउट किसको बोलते हैं? एक तो अपने को सपोज नया बाजार जाना है तो नया बाजार को गूगल में डालते हैं अपन, और नया बाजार में एक पर्टिकुलर शॉप देखनी है तो थोड़ा उसको अपन बड़ा करके देखते हैं। और जूम आउट करने का मतलब है कि नया बाजार अजमेर में कहां पर है, और अजमेर राजस्थान में कहां पर है, और राजस्थान इंडिया में कहां पर है, और इंडिया वर्ल्ड में कहां पर है। तो ऐसे अपनी जिंदगी को 5-10 साल के स्पैन में जूम आउट करने के देखने की कोशिश करो। कैसे देखोगे? आप दूसरे लोगों को देखो। सेम वे में नीट वाले बच्चे बस मेडिकल में जाना है, मेडिकल में जाना है, ये नहीं। आप देखो तो एम्स दिल्ली की लाइफ कैसी है। एम्स दिल्ली से जो डॉक्टर्स पास आउट होते हैं, आज इंडिया का टॉप, मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट है, इंडिया का टॉप न्यूरो फिजिशियंस है, कितना अर्न करते हैं आप देखो तो। मतलब मैं न्यूरो फिजिशियन को, मैं न्यूरो सर्जन को भगवान की तरह मानता हूं। राजस्थान में गिने चुने न्यूरो फिजिशियंस, गिने चुने न्यूरो सर्जन हैं, और जो प्रीमियर न्यूरो सर्जन हैं, आपको 2-2 महीने तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। 2-2 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अर्निंग वगैरह की तो बात छोड़िए, तो किस लेवल पे लोग काम करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हमें कोई ये सब चीजें दिखाता नहीं है। हमें कोई सब चीजें दिखाता नहीं, तो हमें आसपास की जो ऑब्सोलीट, एकदम बकवास चीजें होती है, वही हाईजैक करके रखती है, और हम बड़े परिप्रेक्ष्य में कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो वो जो 10 बच्चे, 5 बच्चे, वो कैसे सोच लेते हैं? वो भी एक्चुअली आईआईटी से उतना ड्रिवन नहीं है। उनमें तो सेंस प्रिवेल करता है कि भाई मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है। वो नेचुरली अंदर से उनकी प्रोग्रामिंग इनबिल्ट है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैं कह रहा हूं कि जैसा वो बच्चा है, उसका पढ़ने का पैटर्न है, मैं भी अपने में वो डेवलप कर सकता हूं। कैसे? जब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जब मेरी जिंदगी की प्रायोरिटीज चेंज होंगी, जब मैं अपनी जिंदगी में 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद क्या करना चाहता हूं, वो मैं थोड़ा सोचूंगा, तो फिर मुझे रियलाइज होगा कि यार ये पबजी और ये दूसरे गेम्स, मुझे तो गेम्स के नाम याद नहीं होते क्योंकि मेरा फोटे नहीं है वो। तो गेम्स, ये जो गेम्स हैं, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो यूट्यूब है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये कैसे मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, मेरी कैसे करियर को डिग्रेड कर रहा है, मेरी कैसे थिंकिंग को डिग्रेड कर रहा है, ये आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, कैसे हम वो बर्निंग डिजायर लाएं हैं, उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगले कई महीनों तक हर छुट्टी वाले दिन घंटा भर आप आराम से स्क्रीन पे बैठो, डायरी लेके बैठो, एक डायरी इसी को रखो। डॉक्टर, मेडिकल वाले मेडिकल वाले, डॉक्टर के आईआईटी वाले आईआईटी वाले, और कॉलेज की प्रोफाइल, पास आउट्स, टॉप सीईओज, आप देखोगे तो मेजर लोग आईआईटी से हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो अलग चीज है, मुझे करना है। एक्चुअली मेरे सेशन को आप इंस्पिरेशन मत बोलना, मुझे इंस्पिरेशन वर्ड खराब लगता है, मोटिवेशन वर्ड खराब लगता है, क्योंकि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन काम नहीं करता है। 2 दिन आप मोटिवेटेड रह सकते हो, 5 दिन आप मोटिवेटेड रह सकते हो, जब तक आपकी समझ अंदर से नहीं आएगी। थिंग्स कम फ्रॉम इनसाइड आउट। जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना कि मुझे पढ़ना है, मेरी ये प्रायोरिटी है, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पढ़वा सकती। तो मेरा इस पूरे सेशन का पर्पस आपको इनसाइड आउट चेंज करना है, इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्म करना है। एंड मैं इंस्पायर नहीं कर रहा हूं, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको टूल्स दे रहा हूं कि भाई कैसे हम अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करें, कैसे हम अपनी प्रायोरिटीज नए तरीके से डिफाइन कर पाए, हमें घर आके पढ़ने का अपने आप मन करे, क्योंकि मम्मी पापा देख रहे हैं इसलिए मैं पढ़ूं, या मुझे होमवर्क करना है इसलिए मैं पढ़ूं, ऐसा नहीं। आपको जेन्युइनली पढ़ने का मन कर रहा है, जेन्युइनली पढ़ने का मन कर रहा है, तो ऐसे बच्चे को फिर कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है। तो मेरे सारे काउंसलिंग सेशंस उसी डायरेक्शन में रहेंगे कि कैसे अपने आप को इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्म करें,
अपनी थिंकिंग को चेंज करें। तो उसके लिए मैं आपको एक टूल दे रहा हूं, मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं आपको टूल दे रहा हूं कि अपने आप को एजुकेट करो कि डॉक्टर क्यों बनना है। कंट्री के टॉप डॉक्टर्स, राजस्थान के टॉप डॉक्टर्स, अजमेर के टॉप डॉक्टर्स कौन हैं? आप कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हो? रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, न्यूरो फिजिशियन बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? थोड़ा एक्सप्लोर करो जिस करियर स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, ताकि आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो, आपका अटेंशन शिफ्ट हो। ऐसा हर संडे, हर वीकली जो एक छुट्टी आती है उस दिन आप करो और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। और पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, हमारा बच्चा एकेडमिकली कहीं पे भी परफॉर्म करता हो, बट यदि वो इंडिया के टॉप न्यूरो फिजिशियन बनने की बात करता है तो हमें उसको रेस्पेक्ट देना है। ये नहीं हो कि हम कैजुअली बोल दें कि भैया तुम्हारे नंबर तो आ रहे हैं 720 में से 300 और तुम बात कर रहे हो एम्स दिल्ली की। बच्चे अंदर से, बाहर से चाहे बड़े हो गए हों, बियर्ड आ रही हो, 18 साल के हो गए हों, लंबे चौड़े दिखते हो, बट अंदर से तो बहुत मासूम ही है, छोटे हैं, उतनी समझ नहीं है और हर्ट होते हैं, जेन्युइनली हर्ट होते हैं। तो ये जो पेरेंट्स को क्या करना है, उस सेशन में मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा कि हमें बात करते वक्त अब थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे सेंसिटिव जोन में हैं अब, और उनको एक एक चीज़ यदि सही तरीके से नहीं बोली हो तो हर्ट करती है। तो यदि बच्चे आपके साथ शेयर करें कि मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे में जाना है, चाहे वो क्लास का लास्ट रैंक हो, जाना है तो जाना है, प्रयास करेंगे मिलके, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे गॉड नोस, बट हमें तो हम 2026 जून में मुड़ के देखेंगे तो ना पेरेंट्स को कहीं पे भी बुरा लगे, ना स्टूडेंट को बुरा लगे, ना हम टीचर को बुरा लगे। क्यों? क्योंकि हमारे से जितनी मेहनत हो सकती थी वो हमने करी। और जिंदगी का फलसफा यही है कि आप ड्रीम देखते हो, आप टारगेट बनाते हो, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हो, आपके भाग्य में है तो मिलेगा, नहीं है तो उस बहाने आप डेवलप हुए और कुछ और अचीव करोगे। कुछ भी पढ़ा लिखा, कोई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो इसलिए जो भी आप बात करते हो, पेरेंट्स भी उसको ग्रेसफुली मैनेज करें, इररेस्पेक्टिव ऑफ करंट परफॉर्मेंस। तो अपने आप को एजुकेट करो, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में आप क्यों आईआईटी में जाना चाहते हो, क्यों इंडिया की प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो, क्यों आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या करियर में स्कोप है। ये आपको थोड़ा अपने आप को हर बार एजुकेट करना है। हर बार का किया हुआ एफर्ट धीरे धीरे आपके कॉन्शियंस को शिफ्ट करेगा। चेंजेस अंदर से आते हैं, चेंजेस बाहर से नहीं आते हैं, और हमारा पूरा फोकस आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करने का रहेगा। तो ये एक टूल है कि इस तरह से, और पेरेंट्स भी प्लीज इस चीज को नोट करें, आप भी एनकरेज करें, आप खुद साथ में बैठें, चल यार आज आईआईटी बॉम्बे का टूर देखते हैं कि आईआईटी बॉम्बे में क्या होता है, चल आज एम्स दिल्ली का टूर देखते हैं, चल आज कंट्री के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट की प्रोफाइल देखते हैं, कौन से हॉस्पिटल हैं उनके, क्या उनके अवार्ड्स मिले हुए हैं, चल आज डॉक्टर के प्रोफेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्यों ना हम हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें और मिल के आपस में घंटा भर फादर मदर और आप बैठो और आप इंटरनेट पे सर्च करो और फिर नोटिंग करो और फिर डिस्कस करो। एक दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं करें, बिल्कुल भी एक दूसरे को बिल्कुल भी ह्यूमिलिएट नहीं करें, और अपन उस चीज को करें। क्यों अपन ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हर हालत में ऐसा कर सकते हैं। सो दिस इज अ टूल, नॉट मोटिवेशन, नॉट इंस्पिरेशन, दिस इज अ टूल जो कि हमको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। ये हुआ। और क्या, देखिए मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं, छोटी सी स्टोरी है कि पढ़ाई लिखाई को हम किस परिप्रेक्ष्य में देखें। एक जर्नलिस्ट थे, किसी कंस्ट्रक्शन साइट से पास हो रहे थे। वहां मजदूर लोग पत्थर तोड़ रहे थे, मार्बल के ब्लॉक्स थे, पत्थर तोड़ रहे थे। जर्नलिस्ट ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा एक पर्सन से, क्या कर रहे हो? बोला दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूं। पूछने की क्या बात है? जर्नलिस्ट ने सेकंड पर्सन से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? बोला पत्थर तोड़ रहा हूं।
शाम को पैसे मिलेंगे, घर जाऊंगा, बच्चों को खाना दूंगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, काम कर रहा हूं। तीसरे से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? एकदम हथौड़ा छेनी छोड़ के फेस पे एक स्माइल लाके बोला, भैया यहां भगवान का मंदिर बनेगा और ये जो पत्थर मैं तोड़ रहा हूं ना, ये पत्थर इस मंदिर में लगेंगे और यहां ढेरों लोग आएंगे, भगवान के आगे अपनी मनोकामनाएं रखेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, यहां एक भव्य मंदिर बनेगा। तो तीनों आदमी काम एक ही कर रहे थे, पत्थर ही तोड़ रहे थे, बट तीनों का अपने काम को लेके दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव अलग अलग था और अकॉर्डिंगली तीनों के अंदर के वाइब्रेशंस थे, तीनों के अंदर की एनर्जी थी, इमोशंस थे। बच्चों सेम मैनर में आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो इसको एक बोझ की तरह ले सकते हो। पढ़ना है, होमवर्क करना है, कल तो टेस्ट है, पढ़ना पड़ेगा, एक ये माइंडसेट हो सकता है। एक इससे बेटर माइंडसेट हो सकता है कि नहीं, मुझे बहुत अर्न करना है, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए और इसलिए पढ़ना है। और एक थर्ड माइंडसेट हो सकता है कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां पे मेरे पेरेंट्स केपेबल हैं, जिन्होंने मुझे सिटी की बेस्ट स्कूल्स में पढ़ने भेजा, मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट में कोचिंग दिलवा रहे हैं और ये पढ़ाई करके मैं सेल्फ सफिशिएंट बनूंगा और खुद की लाइफ को तो बेटर करूंगा ही, अपने अराउंड अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर करूंगा, अपने अराउंड अपनी सोसाइटी में बहुत बेटर वे में कंट्रीब्यूट करूंगा। और ये पढ़ाई मुझे मेरा वीडियो बीच में 2 मिनट के लिए जाएगा, बैटरी चेंज होगी बीच में, तो मैं बोलता रहूंगा। तो आप एक तो ये देख सकते हो कि बस पढ़ना है यार, होमवर्क करना है, क्लास अटेंड करनी है, पहले वाले मजदूर वाला माइंडसेट हो गया। घर जाना है, बच्चों को खाना देना है, बेसिक ज़रूरतें पूरी करनी है, दूसरा माइंडसेट हो गया। और थर्ड माइंडसेट हो गया कि मुझे अपनी लाइफ को शेप करना है, मुझे सेल्फ रिलायंट बनना है, मुझे अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देनी है और इतना केपेबल बनना है कि मैं सोसाइटी में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। मुझे जो ब्लेसिंग्स मिली है उनको मैं सही तरीके से यूटिलाइज कर पाऊं। तो ये जो थर्ड माइंडसेट है ना, यदि ये हम डेली बेसिस पे कल्टीवेट करने की कोशिश करें कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम आईआईटी की तैयारी कर क्यों रहे हैं, इसको केवल आईआईटी में जाने तक सीमित नहीं रखें। अपन अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल पे बनेंगे, हो सकता है आप इतना अर्न करो कि 100 बच्चों को आप खुद स्पॉन्सर करो, ढेरों लोगों को आप स्पॉन्सर करो। आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, कहां रहो, आप कितने ही बच्चों को स्पॉन्सर करो, कितने ही बच्चों की, कितनी ही फैमिलीज की लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करो। क्यों ना हम अपनी बेसिक चीजों से निकलकर थोड़ा बड़े कॉन्टेक्स्ट में सोचें, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिली है, आपको 10th तक बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन मिली है और 11th 12th में भी जो बेस्ट एजुकेशन हो सकती है वो आपको मिल रही है इस समय। तो ये इसको बोलते हैं 3 स्टोन कटर स्टोरी है ये। स्टोन कटर, 3 स्टोन कटर्स, एक स्टोरी है 3 स्टोन कटर्स। तो आपके कॉन्टेक्स्ट में मैंने इससे रिलेट करके बताया है कि अपनी पढ़ाई के पर्पस को थोड़ा जूम आउट करके बड़े परिप्रेक्ष्य में, बड़े पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, अंदर से अपने आप एनर्जी मिलेगी। और ये जो छोटे छोटे आपके स्ट्रगल है ना कि इंस्टाग्राम नहीं छूट रहा, यूट्यूब नहीं छूट रहा, ये तो आपको ऐसी बकवास चीज़ें लगने लगेंगी, ऐसी बेकार चीज़ें लगने लगेंगी, ऐसी सबस्टैंडर्ड चीज़ें लगने लगेंगी कि अपने आप छूट जाएंगी। मैं हमेशा क्लासरूम में बोलता हूँ कि हमें कोई कुछ चीज़ छोड़नी नहीं होती,
हमें ऐसे डेवलप होना होता है कि वो अपने आप छूट जाए, और अंदर से जब मेच्योरिटी आती है, अंदर से जब समझ आती है, तो चीजें अपने आप छूट जाती है। स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता। आपके सामने मोबाइल रखा हुआ होगा और आपकी स्टडी टेबल पर रखा हुआ है, बट आपके अंदर मेच्योरिटी है, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपको मालूम है कि यार मुझे क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, फोन का क्या अभी 2 साल मेरे पर लाइफ में क्या इसका यूज है, और मुझे इसको कैसे यूज में लेना है। वो मेच्योरिटी हम डेवलप करने की कोशिश करें। तो कॉलेजेस, करियर, इसके बारे में अपन अपने आप को एजुकेट करें। दूसरा, अपनी पढ़ाई लिखाई को थोड़ा बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें, है ना। इस तरह से अपने अंदर वो डिजायर जनरेट करने की कोशिश करें कि मुझे आईआईटी का एग्जाम में क्यों बढ़िया पढ़ाई करनी है, क्यों मुझे नीट के लिए अच्छी पढ़ाई करनी है। सो दिस इज कल्टिवेटिंग, दिस इज डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, जिसको आप अपने लेवल पे थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हो। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहा। अब बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इस जर्नी में आपको कौन असिस्ट करेगा। नो डाउट पेरेंट्स, उन्हीं की वजह से आप आरजी में पढ़ रहे हो, उन्हीं की वजह से आज आप यहां पर हो, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही। उसके अलावा हम टीचर्स और कुछ लिमिटेड आपके फ्रेंड्स। इस जर्नी में किन का रोल रहेगा? इस जर्नी में आपके पेरेंट्स, फैमिली, कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स और हम टीचर्स, इनका रोल रहेगा। मैंने आपको बताया कि देखो, जब 6 से 7th में गए थे, 9 से 10th में गए थे, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे। वही स्कूल था, वही टीचर्स थे, उसी तरह से पढ़ना होता था, उसी तरह से एक्टिविटीज होती थी। लाइफ मोर ओवर एक पैटर्न में चल रही थी। अब मैंने बताया कि भाई सिनेरियो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कहां 50,000 बच्चे 95+% लेकर आते हैं, कहां 4,000 बच्चे, 10,000 बच्चे 40% नंबर लेकर आ पाते हैं। कंट्री के टॉप ब्रेन्स। सिनेरियो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ये मैंने आपको समझाया। पढ़ाई का लेवल, क्यों मैंने ये सेशन पेरेंट्स के साथ में जुलाई में, अगस्त में, जुलाई में, जून में क्यों नहीं रखा? क्योंकि हम चाहते थे कि थोड़े टाइम आप लोग सब हीट फील करो, थोड़े टाइम बच्चे डिफिकल्टी फेस करें, पेरेंट्स को भी थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन आए कि यार ये सब हो क्या रहा है, ये जा किस डायरेक्शन में रहे, अपन सही डायरेक्शन है या नहीं है, ताकि आप बेटर रिसेप्टिव मोड में हमारी चीजों को समझ पाएं। इसलिए प्लान्ड वे में ये सेशन हम लोगों ने अगस्त लास्ट में रखा है कि बच्चे 3-4 महीने थोड़ा स्ट्रगल फेस करें, उनके मार्क्स जितने वो सोचते हैं उतने नहीं आए, पेरेंट्स को भी क्वेश्चन हो, ताकि वो बेटर रिसेप्टिव वे में हमारी बात सुने। तो बच्चों, जितना अभी तक का डिस्कशन है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, आप ये रियलाइज तो कर रहे हो कि यार ये पढ़ाई डिफरेंट है, पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन, सब कुछ डिफरेंट है। ये भैया उस क्लास 9-10th वाली चीज से नहीं चलेगा, इतना आपको समझ में आ रहा है। पेरेंट्स आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए, पेरेंट्स आपके मटेरियलिस्टिक सपोर्ट के लिए, बट गाइड कौन करेगा पढ़ाई में? माइक्रो और मैक्रो लेवल पे गाइड कौन करेगा? वो तो हम टीचर्स ही करेंगे। वो पेरेंट्स का फोटे नहीं है, वो तो हमारा फोटे है, हमारा फील्ड है, हम ही गाइड करेंगे। तो आप इस चीज को समझो। सपोज आप समर वेकेशंस में ऑस्ट्रेलिया घूमने गए, सिडनी में आपको कहीं जाना था, आप फ्रीवे पे चले गए। अब आप टोटल रिलाय किस पे करोगे? टोटल रिलाय आप किस पे करोगे? सेल्फ ड्रिवन कार, आपने आपने सेल्फ ड्राइविंग कार लिया, आप खुद ही कार ड्राइव कर रहे हो, और आपको सिडनी में घूमना है और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है। किस पे रिलाई करोगे? गूगल मैप पे? गूगल मैप पे आप एकदम शट होके बैठ जाओगे, और वो फीमेल वॉइस जैसे आपको गाइड करेगी, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, स्ट्रेट, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी कार चलाते रहोगे, विच इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम पे आप रिलाई करोगे। सेम मैनर में बच्चों, आप इस चीज को समझना, जो 4 महीने निकल चुके हैं और जो आगे के 20 महीने हैं हमारे पास करीब, इनमें ये कंप्लीटली अननोन टेरेन्स हैं, कंप्लीटली अननोन डोमेन्स हैं। 6 महीने बाद क्या डिफिकल्टीज आएंगी, 1 साल बाद क्या डिफिकल्टीज आएंगी, 11 से 12th में जाते वक्त कैसे करना होगा,
कैसे सिलेबस रिवाइज करना होगा, कैसे टेस्ट में परफॉर्मेंस बढ़ानी होगी, ये करना होगा, वो करना होगा, इसके बारे में गाइड करने के लिए हम ही हैं। सो वी आर योर जीपीएस, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को आज मॉडिफाई कर रहे हैं गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। आपको 100% ट्रस्ट, आपको 100% फेथ हम टीचर्स में रखना पड़ेगा, हम टीचर्स में रखना पड़ेगा। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अटमोस्ट डिवोशन, अटमोस्ट फेथ, अटमोस्ट सरेंडर टूवर्ड्स योर मेंटर टीचर्स। अब इसमें पॉइंट क्या है, देखो मैं हर चीज को आपके क्लास 10th वाले उससे रिलेट करके बता रहा हूं। आप सीबीएसई में क्लास 10th के टॉपर बन सकते हो, आप अपने टीचर से एक बार भी बात मत करो। क्लास 10th में आप किसी टीचर से एक बार भी बात मत करो, बट 10th की पढ़ाई का लेवल ऐसा है कि आप सीबीएसई में क्लास 10th में टॉपर बन सकते हो, सीबीएसई में ऑल इंडिया टॉपर बन सकते हो। बट यहां आईआईटी की पढ़ाई के लिए, एक्सेल करने के लिए आपको किसी को अपना मेंटर बनाना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अब बच्चों में होता क्या है, आप जानबूझ के नहीं करते हो। एक्चुअली स्कूल्स में वी वो कैटेगरी 1 हटा दें, 5-10 बच्चों को हटा दें जिनका सेंस हमेशा प्रिवेल करता है। बाकी तो बच्चे अपने टीचर्स को बहुत लाइटर मोड में लेते हैं, बहुत इजी गोइंग मोड में लेते हैं, बहुत सारी चीजों का मजाक भी बनाते हैं, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं, वहां काम चल जाता था। यहां इस पढ़ाई में अपन सरवाइव नहीं कर पाएंगे यदि अपन अपने टीचर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो बच्चों देखो 4 महीने हो चुके हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, 5वां महीना चल रहा है। 5 महीने मोर देन इनफ है अपने टीचर्स को जज करने के लिए कि क्या जिन लोगों से मैं पढ़ रहा हूं वो कॉम्पिटेंट है क्या, वो अपने सब्जेक्ट में वेल वर्स्ड है क्या, वो इस एग्जाम के पैटर्न से फेमिलियर हैं क्या, उनको सब्जेक्ट पढ़ाना आता है क्या मैं उनसे रिलेट कर पाता हूं क्या। यदि आपको इस तरह का ट्रस्ट एक बार आ गया है कि हाँ यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं बट टीचर की तरफ से कमी नहीं है, टीचर पढ़ाता है, टीचर सब्जेक्ट जानता है, टीचर क्वेश्चन सॉल्व करना जानता है, टीचर गाइड करना जानता है, एक बार आपको वो फीलिंग आ गई है तो 100% डिवोशन छोड़ दो, 100% अपने आप को सरेंडर कर दो टीचर के लिए। इसीलिए मैंने आपको क्लासेस में गाइड किया कि जब हम टीचर्स आपकी क्लास में आते हैं पूरे दिल से इमोशन जनरेट करके उनको ग्रीट किया करो कि यार ये वो आदमी है जो अब 2 घंटे मुझे पढ़ाएगा और मेरी जिंदगी को शेप करेगा। हम जो 5-6 लोग आपकी जिंदगी में इस समय हैं, हम वो लोग हैं जो कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन को ऑल टुगेदर चेंज करने में केपेबल हैं यदि आप हमसे इमोशनली जुड़ गए। यहां इमोशनली जुड़ना बहुत जरूरी है कि आपका एक तो 100% ट्रस्ट है और आप इमोशनली कनेक्टेड हो। तो अपने टीचर्स को क्रिटिसाइज करना, मजाक बनाना, ये एक्चुअली हमारी इंटीरियोरिटी को करप्ट करती है, हमें उन टीचर्स से जुड़ने नहीं देती है। हमें इस चीज को समझना होगा और पेरेंट्स को भी समझना होगा। एक्चुअली इतना इजी गोइंग हमारे घरों का माहौल होता है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम बहुत कैजुअली टीचर्स के बारे में कमेंट कर देते हैं, हम कैजुअली सिस्टम्स के बारे में कमेंट कर देते हैं, स्कूल्स के बारे में कमेंट कर देते हैं, और वो बच्चे की मेंटालिटी भी उस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाती है। और वो भी अपने बच्चे को जितना, अपने टीचर को जितना रिगार्ड देना चाहिए, जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, मेजर बच्चे नहीं दे पाते हैं। और यहीं से उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, उनकी रिसेप्टिविटी अफेक्ट होती है। क्लास 10 तक तो देखिए काम चल रहा था, वो अलग डोमेन था, बट अब ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन है। यहां हमारी उंगली आपको पकड़नी पड़ेगी और हमारे को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सरेंडर भाव, वो इमोशंस अपने टीचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। मैं यहां पे ऑल टुगेदर एक और चीज कह रहा हूं, 4 महीने पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि आरजी मुझे नहीं पसंद है, आरजी के टीचर्स मुझे नहीं पसंद आते, आरजी मुझे नहीं पसंद आते, मैं आगे होके मैं डायरेक्टर आपको बोल रहा हूं, इट्स हाई टाइम आप सही डिसीजन लो, आप इंस्टीट्यूट छोड़ो और कहीं और ज्वाइन करो, क्योंकि आपके लिए साल और अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ 100% डिवोशन, या तो हम आपको पसंद है, हमारी पढ़ाई, हमारा डीलिंग का तरीका आपको पसंद है तो 100% इधर आ जाओ, और या हम आपको नापसंद है
तो आप किसी और सिस्टम में चले जाओ। मैं आउट ऑफ एरोगेंस नहीं बोल रहा हूं, ये मैं एंगर में, एरोगेंस में उस तरह से नहीं बोल रहा हूं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं। क्योंकि बिना टीचर्स के साथ अटैच हुए आप इस जर्नी को सक्सेसफुली फिनिश नहीं कर पाओगे। आपका टीचर्स के साथ अटैच होना जरूरी है, और टीचर्स के साथ अटैच होना तभी हो पाएगा जब टीचर्स में जेन्युइनली आपका फेथ है, टीचर्स जेन्युइनली आपको पसंद आते हैं। क्या क्राइटेरिया है? 100 में से यदि 75% लेवल पे भी आपकी पसंद है, दैट मीन्स दैट्स परफेक्ट। क्योंकि 100% सही तो कुछ होता ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ में भी कंपैटिबिलिटी 100% नहीं होती है। बहुत सारी चीजों में कंपैटिबिलिटी होती है और बाकी जगह हम बनाते हैं कोशिश करके। पेरेंट्स और बच्चों में भी 100% कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। देयर आर डिफरेंसेस, कहीं कंपैटिबल होते हैं और बाकी हम बनाते हैं। बॉस और सबऑर्डिनेट में भी 100% कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। बहुत जगह डिफरेंस होते हैं, हम बनाते हैं। तो 100% परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। 75-80% भी चीजें यदि आपको ठीक लगती हैं, दैट मीन्स इट्स अ परफेक्ट सिस्टम, यू गो अलॉन्ग विद इट। आप छोड़ दो अपने आप को। तो बच्चों जेन्युइनली ट्राई करो अपने अंदर वो इमोशन जनरेट करने का, कि जब आरजी की प्रेमाइसेस में आप एंटर करते हो ना, तो जेन्युइनली आपके अंदर से, जैसे मंदिर में आप एंटर करते हो ना, उस तरह से आपकी फीलिंग्स आए कि यार ये मैं उस बिल्डिंग में जा रहा हूं जहां मैं 2 साल स्पेंड करूंगा और यहां से मेरी लाइफ बनेगी। जो मैं ड्रीम्स, जो मैं एस्पिरेशंस लेके जा रहा हूं, इस बिल्डिंग में मेरी फुलफिल होंगी। ये मेरे लिए मंदिर है। जब आप क्लासरूम में आते हो तो आपका सर झुके हुए अंदर आए, जैसे हम टेंपल में जाते हैं तो झुक के अंदर आते हैं, उस तरह का इमोशन अपने अंदर आएगी। इस क्लासरूम में मेरे 2 साल निकल रहे हैं और ये क्लासरूम वो प्लेस है जहां पे मैं डेली सीखता हूं, और यहां मेरे को एकदम सेन वे में, एकदम सेंसिबल मैनर में अपने को कंडक्ट करना है। ये रूटीन वे में अपना प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। स्कूल में ऐसा नहीं होता था। स्कूल में हम बहुत कैजुअली जाते थे, बहुत मस्ती के मोड में रहते थे, क्लासेस में बहुत मस्ती के मोड में रहते थे। अब वो मस्ती वाला मोड और ये कंट्री के टॉप 10,000 में आना पॉसिबल नहीं है भैया। आपको मैंने शुरुआत में स्टैटिस्टिक्स बनाए, आप 12 लाख बच्चों में से 12,000, आप में से बहुत सारे बच्चे 1200 रैंक लाना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 120 के अंदर आना चाहते हैं। 12 लाख में से 120 के अंदर आना चाहते हो, मजाक थोड़ी है। ऑल टुगेदर डिफरेंट डिवोशन चाहिए, ऑल टुगेदर डिफरेंट अटैचमेंट चाहिए। और कोई भी चीज, एक ह्यूमन बीइंग ही पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी एंटिटी है जो कि जिस मोमेंट पे चाहे ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और कोई स्पीशी ऐसी नहीं है। हर एक को भगवान ने प्रोग्राम करके भेजा है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसके अंदर काम करना है। आदमी की कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई लोअर लिमिट नहीं है। आपको समझ आना चाहिए, बस आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। तो मेरा सारे सेशन का पर्पस यही है, आपको ट्रांसफॉर्म करने की डायरेक्शन में आपको एनकरेज करना। तो हम आरजी के साथ में, हम टीचर्स के साथ में मेंटली वो रिलेशनशिप बनाएं, वो इमोशन जनरेट करें कि ये वो सिस्टम है जो मेरी लाइफ को शेप करेगा, एंड आई नीड टू बी सेंसिबल। मुझे उस तरीके से यहां रहना है, उस तरह के इमोशंस मेरे को रखने हैं। बच्चों इमोशंस में कितनी पावर होती है, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। किसी भी वॉर में, कंट्री में जो सोल्जर्स होते हैं, जब वो वॉर में जाते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, मालूम नहीं। उनके अंदर डीप इमोशन होता है अपनी कंट्री के लिए, इसलिए वो वॉर में जाते हैं। सामने गोलियां चल रही होती हैं, स्टिल वो वहां पे टिके हुए रहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी सैलरी नहीं बनी है जो कि आपको अपनी जान देने के लिए रेडी कर दे। केवल उन सोल्जर्स में वो इमोशंस होते हैं डीपली, अपनी कंट्री के लिए, अपनी बटालियन के लिए, जिसकी वजह से वहां पे वार में, वहां पे बैटल में टिके हुए होते हैं, वहां फेस करते हैं। इमोशंस में वो पावर है। जितनी भी बैटल्स हुई हैं, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, केवल और केवल इमोशन से हुई हैं। तो अपने इमोशंस पे वर्क करो। पढ़ाई लिखाई के साथ अपने इमोशंस को सही तरीके से अटैच करो। अभी अनकॉन्शियसली हो क्या रहा है, मेजर बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई मतलब बोझ। पढ़ाई लिखाई के साथ अच्छा इमोशन अटैच नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ अच्छा इमोशन अटैच नहीं है, टेस्ट के साथ अच्छा इमोशन अटैच नहीं है, और इसलिए हमारा माइंड अंदर से उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता है। तो अपन इस चीज को समझें कि जो टीचर्स अपने से पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स आप भी प्लीज, ये मैं आप दोनों को बोल रहा हूं कि जिस भी सिस्टम में आपका बच्चा पढ़ रहा है,
वो सिस्टम आपके बच्चों को असिस्ट कर रहा है, आपके बच्चों को गाइड कर रहा है। यदि मैं आज आपके बच्चों की क्लास लेता हूँ, डेफिनेटली आपने पे किया है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, बट आप फिर भी थोड़ा डीप में जाके देखें तो ये पढ़ने पढ़ाने का प्रोसेस ऐसा है जो कि ऐसा नहीं कि आपने पे कर दिया और मैंने जाके वहाँ पे पढ़ा दिया और बच्चे हो गए। जब तक हमारे बीच में बॉन्ड नहीं होगा ना, कनेक्शन नहीं होगा, ना तो मैं उस लेवल पर डिलीवर कर सकता हूं और ना बच्चे उस लेवल पे सीख सकते हैं। तो आपको उसको फैसिलिटेट करना होगा कि आप भी सिस्टम के लिए, टीचर्स के लिए सही फीलिंग्स रखें। वी आर डूइंग आवर वर्क, कोई आपका फीडबैक है आप दीजिए, आप हमें थ्रू प्रॉपर चैनल्स आप हमें फीडबैक दीजिए, बट बच्चों के सामने या बच्चों के पीछे सिस्टम को क्रिटिसाइज करना, सिस्टम के लिए गलत तरीके से बोलना, वो बच्चों की साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है और वो बच्चे उस लेवल पे अटैच नहीं हो पाते। तो ये इस चीज का हम स्पेशली केयर करें और बच्चे, आप अपने टीचर्स से जुड़ने की कोशिश करो कि जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है, जीएम सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप जब वो आते हैं क्लासरूम में तो जेन्युइनली खड़े होकर उनको रेस्पेक्ट पे करो। आपके अंदर से इंटीरियोरिटी पूरी चेंज हो जानी चाहिए कि यार दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ और मुझे इनको अगले 2 घंटे के लिए सरेंडर कर देना है। तो आप क्लास में जो टाइम पास करते हो, जो जोक्स क्रैक करते हो, इधर उधर आपका ध्यान जाता है, ये सब चीजें अपने आप चली जाएंगी, अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि हम अंदर से चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपने में। तो अपने टीचर्स के लिए राइट काइंड ऑफ इमोशन रखें अपन। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि अपन सिस्टम से डिससैटिस्फाइड है, टॉक टू अस। यदि आपको लगता है कि अपने वो सिस्टम चेंज करना चाहिए, गो फॉर इट। एक बार बात करके गो फॉर इट, वी विल कोऑपरेट विथ यू, क्योंकि बच्चे का करियर सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें उसके लिए राइट काइंड ऑफ सिस्टम में बच्चे को रखना जरूरी है। तो या तो आप सिस्टम से हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, नहीं है तो यू शुड चेंज द सिस्टम। तो लेट्स अज्यूम कि आप सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं, तो आप 100% डिवोटेड रहें, 100% डिवोटेड रहें। येस, देयर विल बी गैप्स, आपके फीडबैक्स हैं, वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट योर फीडबैक्स, टू वर्क ऑन योर फीडबैक्स, विल डिस्कस विद यू, बट अपन क्रिटिसाइजिंग मूड से बचें। तो टीचर्स के साथ अपन बहुत अच्छी तरह से अपने इमोशंस जनरेट करें, टीचर्स को अपन एक अलग तरीके से देखें। उसके बाद में टीचर्स के लिए अपन अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश करें। अब इसका मतलब आप समझिएगा अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है। देखिए, जो अभी प्रोफेशनल सिस्टम है, अजमेर में हार्डली 10 टीचर भी नहीं होंगे, 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अजमेर में हार्डली 10 टीचर, अजमेर डिवीजन की बात कर रहा हूं, हार्डली 10 टीचर भी नहीं होंगे जो आईआईटी लेवल पे फिजिक्स पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, मैथ्स पढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंट है। हार्डली 10 टीचर भी नहीं होंगे। तो प्रोफेशनल लेवल पे कॉम्पिटेंट टीचर्स लिमिटेड है। हमारे क्लासरूम्स में या हमारे जैसे कोई भी कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट के क्लासरूम में, एक क्लासरूम में 80, 90, 100, 150, 200 बच्चे होते हैं। डिलीवरी ऑलमोस्ट वन वे होती है, जहां पे हम पढ़ाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं, बट बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं होती है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है जिसको फिनिश करने में इट टेक्स टाइम। आप देखिए, क्लासेस होती हैं 5-5, 5.5 घंटे क्लासेस होती हैं और स्टिल सिलेबस मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि आपका क्लास का जो सिलेबस है, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है ना, टीचर से जो कनेक्ट करने का तरीका है, आपको अकाउंटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है? हम आपके रजिस्टर्स चेक नहीं कर सकते हैं। मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम आपका रजिस्टर चेक करें, हम आपका होमवर्क चेक करें। इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आईआईटी के लिए कॉम्पिटेंट हो और जो अपने बच्चों की होमवर्क कॉपीज चेक करता हो, पॉसिबल ही नहीं है। एक ट्रस्ट पे सारा सिस्टम चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ रहे हो क्योंकि आप अपने करियर के लिए कंसर्न हो, अपनी लाइफ के लिए कंसर्न हो। ये एक प्री अजम्पशन होता है यहाँ पे कि आप में इतना सेंस डोमिनेट कर रहा है कि आप यहां क्यों आए हो, ये पर्पस आपको मालूम है और आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो। हमने जो होमवर्क दिया आप घर पे जाके वो होमवर्क कर रहे हो, बट माइंडसेट तो वही 10th वाला है, माइंडसेट तो वही, हैंगओवर तो वही चल रहा है। आपको मालूम है कि टीचर देखेंगे तो नहीं रजिस्टर। मैं आऊंगा क्लास में, यदि मैं 80 बच्चों से पूछूंगा तुमने होमवर्क किया, तुमने होमवर्क किया नहीं किया,
तो मेरे क्लास के 20 से 25 मिनट तो इसी में चले जाएंगे। और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया होगा, तो मेरी मेंटल स्टेट भी अफेक्ट होगी। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि लेक्चर में मेरी मेंटल स्टेट कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे उनसे कनेक्ट होना है, उनको खुश रख के जॉयफुली पढ़ाना है। तो अब यहां पे पॉइंट यही रहेगा कि हम होमवर्क दे रहे हैं और ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप होमवर्क कर रहे हो। हम लेक्चर ले रहे हैं और हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप घर पे जाके रिवाइज कर रहे हो। ये एक बेसिक अजम्पशन है, और ज्यादातर बच्चे इस अजम्पशन पे खरे नहीं उतरते हैं। और हमारे पास एक्सेप्ट आपके टेस्ट या क्लास में थोड़ी फेशियल रीडिंग, जो भी आप डिसीव कर सकते हो, हमारे पास कोई वे नहीं है कि हम मेकआउट कर पाए कि आप होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये पूरे 2 साल ट्रस्ट पे ही चलेंगे, जो कि खतरनाक है, बट वी कांट हेल्प। पूरे इंडिया में यही सिस्टम है, क्योंकि रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंट टीचर्स लिमिटेड हैं और एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं, तो चलेगा ऐसे ही। तो इसमें कैसे ऑप्टिमाइज करें? जो मैंने बोला, जो अपना टीचर है, आज जीजे से यदि अपन पढ़ रहे हैं तो जीजे के लिए अपने मन में वो डिवोशन है कि यार टीचर ने होमवर्क दिया है तो इट इज माई शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे वो फिनिश करना है। और नहीं किया मैंने किसी रीजन से, तो इट इज माई ड्यूटी कि मैं टीचर को मैसेज करके अप्राइज करूं, जीजे सर सॉरी आई कुडंट फिनिश योर होमवर्क ड्यू टू दिस रीजन, आई विल कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, और अपना नाम लिख के भेज दिया। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं टूल दे रहा हूं आपको। मैंने शुरू से बोला कि मैं हर चीज समझाऊंगा और उसका टूल दूंगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पेरेंट्स सुने, आप इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम सही तरीके से काम कर पाएंगे, नहीं करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे पढ़ाई में कोप अप नहीं कर पाते हैं, आप भी कोप अप नहीं कर पाओगे। और एक टीचर के लिए और पेरेंट के लिए सबसे बड़ी एगोनी, सबसे बड़ा दुख यही होता है कि अपनी आंखों के सामने टैलेंट स्पॉइल होते हुए देखते हैं वो। इससे बड़ा दुख ना तो पेरेंट के लिए होता है ना टीचर के लिए होता है कि बच्चे में दिख रहा है टैलेंट है, बच्चे में दिख रहा है कि कैपेबिलिटी है, बट इमेच्योरिटी की वजह से वो स्पॉइल हो रही है। तो पेरेंट्स मेरी बात को समझना, आई एम प्रोवाइडिंग यू टूल। बच्चों को एनकरेज करें कि जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जो आपकी डिस्कशन क्लासेस रहते हैं, आप उनसे व्हाट्सएप पे पर्सनली कनेक्टेड रहें। मैंने अपनी वेरी फर्स्ट क्लास में हर बच्चे को बोला था कि मुझे अपनी फोटो के साथ में अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन भेजो। डेफिनेटली मेरे पास वो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में है, सॉफ्टवेयर में है, बट हर टाइम वो हैंडी नहीं होता। कभी आपका मैसेज आया तो मैं स्क्रॉल करके ऊपर देख लूंगा, अच्छा ये तो प्रिंस है, अच्छा ये तो रक्षित है, और मैं आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर उस बच्चे को गाइड करूंगा। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि जो सब्जेक्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जो डिस्कशन आपका टीचर्स लेते हैं, उनसे आप व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली कनेक्टेड रहो। वहां प्रॉब्लम्स मत पूछो कि सर ये प्रॉब्लम बता दो, ये समझा दो, वो तरीका नहीं है पढ़ने का। वहां केवल अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो कि जब जब होमवर्क मिले, हमारे बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट का थ्रेड है, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि हमने कुछ काम दिया और आप कर रहे हो, और आप उस ट्रस्ट से अबाइड हो। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप उसको ब्रेक करो, अपने को उस चॉइसलेस स्टेट में डालो। और जब कभी आप पढ़ाई नहीं कर पाओ या होमवर्क नहीं कर पाओ, तो इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने टीचर को मैसेज करके ब्रीफ करो। इट विल टेक हार्डली 5 सेकेंड्स फॉर मी कि मैंने देखा अच्छा रक्षित ने आज होमवर्क नहीं किया, मेरे दिमाग में रहेगा कि आज होमवर्क नहीं किया, इट इज ओके, बट मेरे दिमाग में आपके लिए रेस्पेक्ट जनरेट होगा कि यार ही और शी इज ट्राइंग। जेन्युइनली ये बच्चा टीचर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज वॉट वी वॉन्ट। ये एक ऐसा टूल है जो 2 साल आपको अकाउंटेबल रखने में हेल्प करेगा। नहीं तो हम नहीं मैनेज कर सकते हैं। आप होमवर्क करके आओगे नहीं आओगे हमें नहीं मालूम पड़ेगा, और फिर हम आपको केवल टेस्ट के बेसिस पे जज करेंगे कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, और उससे हम आप पे क्वेश्चन मार्क करेंगे। और वही मैं खुद आपको डिफेंड करूंगा यदि आप मेरे को टाइम टू टाइम ब्रीफ करते हो। मैं आपको, यदि आपके पास मेरा मैसेज, मेरे पास आपका मैसेज आता है, तो आपकी पिक्चर मेरे दिमाग में सेट होगी कि अच्छा ये रक्षित है, ये अकाउंटेबल है। क्लास में मेरी आईज हर हालत में आपके ऊपर जाएंगी 10 बार, और मैं आपको पर्सनली वॉच करूंगा, और डेफिनेटली आपको बेटर अटेंशन देने की कोशिश करूंगा। और उस केस में यदि आपके स्कोर्स कम भी आते हैं तो मैं आपको डिफेंड करूंगा आपके पेरेंट्स के सामने कि देखिए ये रीजंस हैं, अपन इस पे वर्क करते हैं, बच्चा ट्राई कर रहा है।
तो कब कर पाएंगे? जब आप हमसे कनेक्टेड रहोगे तभी तो कर पाएंगे। और कनेक्टेड कैसे रहोगे? मेरे ऑफिस में आके कनेक्शन करने की कोशिश करोगे, नहीं पॉसिबल होगा। सारे बच्चे यदि मुझसे फिजिकल फॉर्म में कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, मैं डील ही नहीं कर पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी अकाउंटेबिलिटी वाली चीज व्हाट्सएप के थ्रू मैनेज करो। सो मेक इट अ पॉइंट, एक प्लेज ले लो कि इन टीचर्स के लिए मैं 100% अकाउंटेबल रहूंगा। एक भी दिन यदि मैं स्टिपुलेटेड टास्क नहीं करता हूं, मैं इंश्योर करूंगा कि मैं अपने टीचर्स को ब्रीफ करूं। एंड बच्चों, ये मैं आपको इंश्योर कर देता हूं, वी डू नॉट जज। नोट करना इस चीज को, वी डू नॉट जज। हम जितने भी टीचर्स हैं, हम बाय चॉइस इस प्रोफेशन में हैं। आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली 2000 बैच। ऐसे ढेरों टीचर्स हैं जो IIT बैकग्राउंड से हैं और बैकग्राउंड से हैं, और जिन्होंने बाय चॉइस इस प्रोफेशन में आए हैं। दे लव टू टीच यू, टू गाइड यू। और हम आपकी साइकोलॉजी को बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में समझते हैं। हम आपके स्ट्रगल्स को जेन्युइनली समझते हैं। हम आपको बिल्कुल भी जज नहीं करते हैं। और यही रीजन है कि बच्चे आके हमारे पास बहुत ओपनली अपने इश्यूज डिस्कस कर पाते हैं। किसी बच्चे का पोर्नोग्राफी का कंपल्शन है, किसी बच्चे का कोई और एडिक्शन है, बच्चे हमारे पास बहुत बिना किसी जजमेंट के आके डिस्कस कर पाते हैं, बिकॉज वी गिव देम दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट। तो अपने दिमाग में ये चीज अच्छी तरह से रखना, हम कभी आपको जज नहीं करेंगे। इसलिए बिना फियर ऑफ जजमेंट के आप हमसे कनेक्टेड रहो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। जब जब आप होमवर्क नहीं कर पाते हो, आप टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते हो, मेक इट अ पॉइंट कि आप टीचर को अप्राइज करो। अब इसमें देखो, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी को हम इतना बढ़िया तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि हम भूलने वाला काम खत्म हो गया। आज के तारीख में यदि कोई बोले ना कि मैं भूल गया, इसका मतलब ही और शी इज नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी प्रॉपरली। आप फोन में 10 अलार्म भर सकते हो जो आपको 10 बार आपको रिमाइंड करेगा कि यह काम आपको करना है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने फोन में मॉर्निंग में 7:30 या 7 o'clock जब भी आप घर से निकलते हो, उसके 10-15 मिनट पहले का पापा, मम्मी और यदि आपका पर्सनल फोन है, तीनों में अलार्म सेट कर दो। इंटीमेट टीचर, इन्फॉर्म टीचर, जिस भी नाम से आप सेट करना चाहो, और इंश्योर करो कि आज की वर्किंग में आप टीचर को अप्राइज करो कि आपने काम किया या नहीं किया। जितनी स्ट्रेंथ हमारे पास में है इस समय, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आप इस समय IIT और नीट की पढ़ाई में बहुत प्रिविलेज पोजीशन में हो। लिटरली मैं 11th के जितने बैचेस को पढ़ाता हूं, चाहे वो 11th हो, 12th हो, ड्रॉपर हो, ऑलमोस्ट एक एक बच्चे को मैं नाम से जानता हूं। मैं एक एक बच्चे की पर्सनालिटी प्रोफाइल से मोर ओवर फेमिलियर हूं। क्लासेस में आई एम एबल टू कनेक्ट विद द चाइल्ड बाय कॉलिंग हिज नेम, हर नेम। ऐसा प्रिविलेज IIT और मेडिकल की कोचिंग में नहीं मिलता है। एक एक क्लासरूम में 150-200 बच्चे होते हैं और टीचर बस फेमिलियर फेसेस होते हैं, नाम से हार्डली बच्चों को जानते हैं। यहाँ RG में रहने में, अजमेर में रहने में हमारे पास वो प्रिविलेज पोजीशन है कि हम टीचर्स हमारे को पर्सनल लेवल पे जानते हैं। मनोज सर, आबिद सर, हर टीचर आपको रिकग्नाइज करता है। तो आप उस बॉन्ड को, आप उस फैसिलिटी को यूज में लेने की कोशिश करो। बड़े इंस्टीट्यूट में पॉसिबल नहीं है। बड़े इंस्टीट्यूट में अनाउंसमेंट कर देंगे भाई टीचर को स्टूडेंट भेजो, तो फिर भी मुश्किल हो जाएगा। बट यहाँ हम पॉसिबल मैनेज कर सकते हैं। तो अपने में वो अकाउंटेबिलिटी, वो सेंस लेकर आओ कि यार होमवर्क नहीं होगा तो मैं अपने टीचर को अप्राइज करूंगा। इट इज शेयर डिसरेस्पेक्ट टू माई टीचर, माई बीलवेड टीचर, यदि मैं उन्हें उनके काम को नहीं कर रहा हूं और उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूं। तो ये फीलिंग आपके अंदर आ जाए तो देखो कैसे प्रोपेल करेगी वो आपको अपना काम करने के लिए, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट हो गए हो। और अदरवाइज तो जैसे स्ट्रगल चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे और धीरे धीरे स्ट्रगल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अभी तो हार्डली 6-6 चैप्टर हुए हैं, अपने उसको 5 गुना 6 गुना चैप्टर करने, तो स्ट्रगल्स तो बढ़ेंगे ही। तो अपन इसमें ये पॉइंट लेकर आए कि अपन अपने टीचर्स से वेल कनेक्टेड रहें। अपने सब्जेक्ट टीचर्स, अपने डिस्कशन टीचर्स को अपनी प्रोफाइल भेजें, और जब जब अपन काम नहीं कर पाते हैं, मेक इट अ पॉइंट कि अपन उनको अप्राइज करें। टीचर के साथ वो अपना बॉन्ड रहे,
आई एम अश्योरिंग यू, हम आपको जज नहीं करते। आप यदि हमसे कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, वो जब तक आप नहीं बोलोगे कहीं थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगी। यू कैन कम विथ योर इश्यूज, जो भी आपके इश्यूज आप फेस करते हो, आपको इस फैसिलिटी का फायदा उठाना है। वी कैन एक्ट एज एंकर्स फॉर यू, यदि आप इमोशनली कनेक्टेड हो तो। देखो कई बार क्या होगा, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, बट सपोज आप मेरे से बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो, तो आपको इमीडिएटली ध्यान आएगा, अरे यार जीजे सर ने बोला है, और वो थोड़े सा आपको पुश मिल जाएगा, आप होमवर्क कर लोगे कि यार सर तो जीजे सर की क्लास है, काम तो करना है। अंदर से मन नहीं कर रहा, बट वो टीचर की वजह से, टीचर के लिए जो डिवोशन है वो आपको पुश कर रहा है। तो वी विल एक्ट एज एंकर्स, बट वो तब हो पाएगा जबकि आप हमसे इमोशनली कनेक्ट हो गए। यदि आप हमें वही स्कूल के टीचर्स की तरह देखोगे, तो फिर आप हमसे उस लेवल पे ना तो सीख पाओगे और ना इस पढ़ाई में सर्वाइव कर पाओगे। सो मेक इट अ पॉइंट कि हम अपने टीचर्स से वेल कनेक्टेड रहें, हम उनसे इमोशनली अटैच रहें, हम उनके लिए अकाउंटेबल हो जाएं, हम उनके लिए अकाउंटेबल हो जाएं। जब भी हम होमवर्क नहीं कर पाते हैं, जब भी हम होमवर्क नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हर हालत में उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और ट्राई करो कि क्लास की बिगिनिंग में आपके जो डाउट्स हैं उनको टीचर्स से पूछो। क्लास के बिगिनिंग में ये इंश्योर करो कि लेक्चर जब स्टार्ट होता है तो ट्राई करो अपने फियर को ओवरकम करके कि जो आपने पढ़ा उसमें डाउट को पूछो। धीरे धीरे आपका वो कनेक्शन बनने लगेगा टीचर के साथ में। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई। मैं एक ऑर्डर में चल रहा हूं आपके साथ। मैंने सबसे पहले क्लास 10th 12th के स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर किया, कैसे पढ़ाई दोनों की डिफरेंट है वो आपके साथ शेयर किया। सेकंड मैंने आपको ये बताया कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे कैटेगरी 1 में नहीं होते हैं, और उसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, बट हम वो पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको टूल दिया कि आप अपने अंदर वो बर्निंग डिजायर लाने की कोशिश करो, उसके लिए अपने आप को एजुकेट करो, आईआईटी, मेडिकल, करियर। और फिर मैंने आपको स्टोन कटर वाली स्टोरी सुनाई कि अपनी पढ़ाई को थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करो, केवल रैंक, केवल आईआईटी में सिलेक्शन तक देखने की कोशिश मत करो। वो आपको एनकरेज करेगी, वो आपको छोटी छोटी चीज़ों को ओवरकम करने में हेल्प करेगी। आप अच्छी तरह से खुश होकर पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई का एक बहुत बड़ा एम है, छोटा मोटा एम नहीं है। केवल आईआईटी में जाना, केवल रैंक लाना, इतना एम नहीं है। आपकी जिंदगी एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आप देखते हो। यू आर एन इंपॉर्टेंट एंटिटी। क्या मालूम आप में से कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, क्या मालूम। आप जैसे बच्चे तो थे नरेंद्र मोदी जी भी। क्या मालूम आप में से कोई बच्चा पढ़ के आगे रिजर्व बैंक का गवर्नर बन जाए। क्या मालूम एक टॉप सिविल सर्वेंट बन जाए। क्या मालूम जैसे फ्लिपकार्ट जैसे कोई और ई कॉमर्स की कंपनी है, आप में से कोई उस तरह का हो, है ना। तो कंसिडर योरसेल्फ एज एन इंपॉर्टेंट एंटिटी। उस तरह से अपने आप को देखने की कोशिश करो। क्लासेस में मैंने हमेशा बोला है, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जिंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी पढ़ाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे मैनेज करना है। वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आपको देता है कि मुझे मैनेज करना है, मेरी जिंदगी है, मुझे मैनेज करनी है, मेरी पढ़ाई है, मुझे मैनेज करनी है। और मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स मुझे इस जर्नी में असिस्ट करने के लिए हैं। इट्स अ टीम गेम। इट इज अ टीम गेम जिसमें आप अकेले नहीं हो बच्चों। हाँ, आप पेरेंट्स और हम टीचर्स और कुछ आपके गिने चुने फ्रेंड्स, वो आपकी टीम का पार्ट हैं। तो जब इस तरह से अपनी पढ़ाई को देखने लगोगे, इस तरह से सारी चीज़ों को देखने लगोगे, तो टेंशन नहीं होगी, खुश होके अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे। और हम अपना बेस्ट तभी दे सकते हैं जब हम जेन्युइनली खुश हैं। जो काम हम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस हमें रियलाइजेशन है, तभी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं। और अपने आप जो आपके स्ट्रगल्स हैं, जो हम लेटर सेशंस में आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो अपने आप छूट जाएंगे। जो आपके यूट्यूब का आपका एडिक्शन है, आपका इंस्टाग्राम का एडिक्शन है, आपका गेमिंग का एडिक्शन है, आपका पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है, जिस चीज़ का भी एडिक्शन है, अपने आप छूट जाएगा जब हम उस लेवल की समझ डेवलप करेंगे। तो हमें छोड़ने के लिए फोर्स नहीं करना है, हमें वो समझ डेवलप करनी है कि पढ़ाई नेचुरली हो, एफर्टलेसली पढ़ाई हो, और जो चीजें छोड़नी है वो एफर्टलेसली छूट जाए। हमें अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़े। मेरे ये सारे सेशंस उसी डायरेक्शन में रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं अपना सेशन आज यहीं पे फिनिश कर रहा हूं।
ऐसे मेरे करीब 3-4 सेशंस होंगे जिनमें कि मैं टुकड़ों में आपके साथ में चीज़ें शेयर करूंगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट सी दीज सेशंस एज मोटिवेशन सेशंस, एज इंस्पिरेशन सेशंस। ये वो नहीं है। ये हमें इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि हम सही माइंडसेट से अच्छी तरह से काम कर पाए। यदि आपकी कोई कंसर्न है आप मुझे चैट मैसेज में डाल दीजिए, कुछ भी आपका कोई कमेंट है तो आप इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन सेशंस को देखें। लास्ट में मतलब क्योंकि समय लगता है चीज़ों को डिस्कस करने में, टाइम लगता है चीज़ों को प्रॉपरली समझाने में, तो लास्ट में मैं देखिए ये कहूँगा पेरेंट्स को, आप थोड़ा पेशेंस रखें। मेरे सेशन को आप चाहें तो दोबारा सुने, शुरुआत की स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट को, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, आप उसको अपने पास रखें। पेशेंस बहुत जरूरी है। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट एरिना है, ऑल टुगेदर डिफरेंट ये सारा गेम है। तो यहां पेशेंस मस्ट है। आप पेशेंस रखोगे तो बच्चों में पेशेंस अपन ला पाएंगे। इस गेम में 3 P काम आने वाले हैं: परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस, परसिवरेंस। डिफिकल्टी है फिर भी आप कर रहे हो, मन नहीं हो रहा फिर भी आप कर रहे हो, परसिवरेंस। और तीसरा पेशेंस। ये 3 P हमारे यहां पे हमारे पिलर हैं जो हमें डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करने हैं। परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, परपैचुअलिटी, लगातार एफर्ट्स डालते हैं। परसिवरेंस, डिफिकल्टी आती है, डाउन होते हैं, नहीं करने का मन करता है, गिव अप करने का मन करता है, बट स्टिल टिके रहते हैं। और तीसरा पेशेंस, हम एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट क्लास के टॉप 10 बच्चों में नहीं आ पा रहे हैं, जितना स्कोर सोच के जाते हैं उतना नहीं ला पा रहे हैं। पेशेंस, ये 2 साल वही टारगेट अचीव करने के लिए है। तो 3 P, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, पेशेंस। पेरेंट्स, हम बच्चों में जो संस्कार चाहते हैं, जब तक हमारी पर्सनालिटी में वो एग्जिबिट नहीं होंगे, बच्चे उन्हें इमाइब नहीं करेंगे। हम बच्चों को तो बोल रहे हैं पेशेंट रहो, बट हम इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो बच्चे कैसे पेशेंट होंगे? तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बच्चों को जज नहीं करें कि मार्क्स कम ला रहे हैं। यस, बच्चों पे ध्यान देना है। किन चीज़ों पे ध्यान देना है? टाइम की लिमिटेशन की वजह से आज मुझे फिनिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में मैं शेयर करूंगा कि किन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, कहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना है, वहाँ मैं आपको पूरा बताऊंगा। सेशन फिनिश नहीं है, अभी तो अपन ने बिगिनिंग की ये चीज़ों को। तो पेरेंट्स, आप पेशेंस रखें, बच्चों को जज नहीं करें। आप भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, तभी इस डिफिकल्ट पढ़ाई को सब कर पाएंगे। और नहीं तो बच्चे स्ट्रेस में ही गिव अप कर देंगे। और एक्चुअली होता यही है, बच्चे गिव अप करके बैठे होते हैं मेजर, क्योंकि उनका सोल एम केवल परफॉर्म करना होता है। उनको कोई सिखाता ही नहीं है कि अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, सारे रूल्स फॉलो करोगे तो परफॉर्मेंस तो आएगी ना। और आपकी परफॉर्मेंस केवल आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखनी है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। तो मैं अभी शॉर्ट में ही अपनी बात कह रहा हूं कि पेरेंट्स, आप पेशेंस रखें, बच्चों से थोड़ा पेशेंटली डील करें। रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रहे हैं, कुछ कारण मैंने शेयर किए। बहुत सारे कारण बच्चों की लापरवाहियां भी हैं, वो अपना हैंगओवर क्लास 10th का नहीं उतार पाए, अभी भी उसी मेंटली उसी जोन में चल रहे हैं। हम बच्चों को एजुकेट करने का ट्राई कर रहे हैं रेगुलर क्लासेस में, इन सेशंस के थ्रू आपके सामने और एजुकेट करेंगे, बट वी नीड टू बी पेशेंट। समय लगता है, क्योंकि एक्चुअली बच्चों की भी डीप प्रोग्रामिंग है। पिछले 10 सालों से बहुत अलग तरीके से बच्चे पढ़ रहे थे और अब ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया है। तो कुछ तो गिफ्टेड बच्चे हैं जिनका सेंस प्रिवेल करता है, बाकी को बहुत जेंटल वे में हम नर्चर करेंगे और धीरे धीरे इस पढ़ाई के लिए उनका माइंडसेट बना पाएंगे। तो एज अ टीचर हमें भी पेशेंट रहना होगा और एज अ पेरेंट्स आपको भी पेशेंट रहना होगा, तभी हम इन बच्चों को सही ट्रेजेक्टरी पे आगे मूव करा पाएंगे। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा पेशेंटली डील करें, उनकी परफॉर्मेंस पे कमेंट करने से बचें। अभी कैसे देखना है परफॉर्मेंस को, क्या करना है, आगे के सेशंस का पार्ट रहेगा, बट अभी थोड़ा कमेंट करने से बचें। अभी जितना मतलब आज के सेशन के बाद में
आप जब भी आपको समय मिले, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मिलके जितना मैंने अभी तक बोला है उसमें से जो की चीज़ें निकल कर आती हैं उनको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, पहले अपन उतना इंश्योर करें कि यस मुझे अंदर से वो बर्निंग डिजायर जनरेट करनी है। कैसे मैं जनरेट करूं? टीचर्स के बारे में मैं क्या सोचता हूं, आरडी सर के बारे में, गिरीश सर के बारे में आप बच्चों से डिस्कस करें। अब देखिए, जब आप पढ़ाने जाते हो तो आपको प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपनी बॉडी को लूज छोड़ के आपको एक्सप्रेस करना होता है अपने आप को। तो हर एक का अपना करने का तरीका होता है। हो सकता है मैं बालों में बार बार हाथ ले जाता हूं, हो सकता है मैं कुछ और करता हूं, हो सकता है मैं कुछ शब्दों को ज्यादा रिपीट करता हूं। हर एक की अपनी स्टाइल होती है। क्या अपन इन सभी चीजों में उलझे हुए हैं, या हम एक्चुअली जो टीचर अपनी जिंदगी की असेट आपके साथ शेयर कर रहा है, हमारे पास क्या पूंजी है, हमारे पास ये हमारे दिमाग में हमारे असेट्स हैं, यहां हम अपना सब कुछ लेके चलते हैं। और जितना हमने पिछले 30 सालों में सीखा है, जितना हम अपने करियर में अपनी पढ़ाई से सीखा है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपका ध्यान उस एक्सपर्टीज में होना चाहिए। 100 में से मैंने बोला ना 70-75% यदि किसी में ठीक है तो आप उसको 100% ठीक मानो, क्योंकि 100% ठीक तो कुछ होता ही नहीं है। 100% ठीक कुछ भी नहीं होता है। तो टीचर्स के आप पेरेंट्स और स्टूडेंट मिलके आप आपस में डिस्कस करिए, भैया तेरे को कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं, किसके लिए तेरी क्या फीलिंग है, इनके लिए ऐसा क्यों सोचता है, क्या अपन इसको बेटर कर सकते हैं क्या। कई बार बच्चे होते हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, आके बताते हैं कि सर मैं आपके लिए ये चीज़ बहुत गलत सोचता था, पर एक्चुअली मैंने फील किया आप ऐसे नहीं, आप ऐसा कहना चाह रहे थे। लेट्स ब्रिंग इन दैट काइंड ऑफ ऑनेस्टी कि यदि आप मेरे लिए कुछ सोचते हो आप मुझे बताओ कि सर हाँ पहले मैं ऐसा सोचता था बट अब मुझे समझ में आ रहा है, नाउ आई विल कीप दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स। वी डू नॉट जज, हमारा काम आपको सपोर्ट देना है, हम आपके पिलर्स हैं, हम आपको जज नहीं करेंगे। तो आप पेरेंट्स बच्चों के साथ मिलकर डिस्कस करें कि टीचर्स के साथ कैसा कनेक्शन है, कैसा फील करते हो, कैसे अपन इस कनेक्शन को और बेटर करें, और अपना करियर को लेके कैसा अपना डिवोशन बढ़ाएं। ये 2 कॉन्टेक्स्ट में भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। फिर बाकी पॉइंट्स पे मैं आगे के सेशंस में डिस्कस करूंगा। तो दीज सेशंस आर वन वे सेशंस। आप जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज पे भेज सकते हैं। सेशन के फीडबैक, आपको कैसा सेशन लगा, आपने कैसे कनेक्शन फील किया, जो भी आप सजेशन देना चाहें आगे के सेशंस के लिए, यू आर वेलकम। बच्चों को भी हम यही सिखाएं कि क्रिटिसिज्म से बचें, फीडबैक मोड में आए। यदि आपने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा आपकी डिजायर्ड क्वालिटी का नहीं आया, अपन घर में क्रिटिसाइज नहीं करें, क्या स्टाफ है आजकल तो ऐसे ही रख लेते हैं, केयर नहीं करते हैं। अपन बच्चों को सिखाएं कि भैया डोमिनोज ने अपनी वेबसाइट पे कस्टमर वो दे रखा है, आप वहां पे फीडबैक डालो, विद इन अ डे 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास मैनेजर का मैसेज आएगा, अपॉलजी का मैसेज आएगा, आपको सही पिज़्ज़ा भेजेंगे, आपसे अपॉलजी फील करेंगे। तो हमें बच्चों को समझाना है कि क्रिटिसिज्म सही तरीका नहीं है, सही तरीका है फीडबैक देना, डिस्कस करना। ये बच्चों को अपने को समझाना है ताकि बच्चे उस मोड में आए। तो ये 2 चीज़ों पे अपने को ध्यान देना है। और पेरेंट्स से मैं बोलूँगा कि देखिए, वी डोंट कंडक्ट पीटीएम्स फ्रॉम आवर साइड। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक एक बच्चे की हम पर्सनली पीटीएम्स लें। तो यदि आपको लगता है कि मुझे टीचर से मिलना है, कोई पर्सनल बात शेयर करनी है, आप एडमिन टीम से कांटेक्ट करें, वो पीटीएम अरेंज करेंगे। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ओनस कांटेक्ट की अपने उस पर रखनी है। यू पेरेंट्स, वी टीचर्स, you students and your selected friends which are sensible, which are devoted, ये मिलके हम एक टीम है और हमें एज अ टीम काम करना है। और इस 2 साल की पढ़ाई को इतना मेमोरेबल बनाना है, इतना जॉयफुल बनाना है कि हम एक्चुअली मजे से पढ़ाई करते हैं, हम इंटरेस्ट से पढ़ाई करते हैं, हमें पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। तो उसी डायरेक्शन में हमें मिलके काम करना है। क्लासेस में हम रेगुलर गाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, और इन सेशंस के थ्रू करेंगे। तो आपके जो भी फीडबैक्स हैं आप हमें, मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू आप भेजें, मेरे पर्सनल नंबर पे आप भेज सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। इट टेक्स टाइम चीज़ों को इलेबोरेटली डिस्कस करने में, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।